गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों को स्टैट्स का बाकी पोर्शन जो कि हम लोगों का कल रह गया था, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज, ये दो टॉपिक हैं जो आज हमें कवर करने होंगे। कल हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे? कल हमने किए थे मीन, मीडियन, मोड और मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें हम लोगों ने कुछ मेजर्स पढ़े थे डिस्पर्जन निकालने के, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, वो सब फाइन। उनके फॉर्मूलेज, उनके सारे क्वेश्चंस आपकी बुक्स में गिवन है, तो आई होप आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया होगा। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद द इंडेक्स नंबर। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इंडेक्स नंबर। आपको आपकी स्क्रीन पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं इन द टॉपिक इंडेक्स नंबर। फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर होता क्या है? So index number basically is a tool of measurement। जैसे हम लोगों ने किया dispersion क्या है, it's a tool of measurement of dispersion, कितना disperse है, central tendency, mean value निकालना, ये सब tools होते हैं। इसी तरीके से index number भी है that actually measure the relative change in price, quantity, value और any other item जो भी आप करना चाहते हैं फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू अनदर। देखिए यहाँ पर अब बात आ गई है टाइम पीरियड की। अभी तक हमने टाइम की बात नहीं की थी। अभी तक हम कह रहे थे कौन सा, जैसे आपके मार्क्स का कल एग्जांपल मैंने लिया था कि आपके 12th में मार्क्स हैं, तो 4 सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स हैं, कितना डिस्पर्स है, एक में 40 है, एक में 85 है, 80 है, दोनों में कितना डिस्पर्जन है, डिफरेंस कितना है, ये हम लोगों ने कल की क्लास में चेक किया था। बट अगर मैं बात करूं कि आपके 11th क्लास में कितने मार्क्स थे और 12th में कितने मार्क्स हैं, इन दोनों को हमें कंपैरिजन करना है। मतलब दो टाइम पीरियड के बीच में जो चेंजेस आए हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर, अगर हमें उन्हें चेक करना है तो हम क्या यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं इंडेक्स नंबर। क्या यूज करते हैं? इंडेक्स नंबर। देखिए लिखा है इसके डेफिनेशन में, इट मेजर द चेंजेस इन प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू और एनी अदर आइटम फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। जैसे आप बच्चे कहते हैं कि 2010 में किसी भी एक आइटम की ये प्राइस था। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल का लेते हैं कि मोबाइल का प्राइस 2010 में इतना था, अब 2020 में बढ़कर इतना हो गया। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ मोबाइल इन 2010 विद द प्राइस इन 2020। आप कंपेयर कर रहे हैं को, तो यही जो चेंज है दोनों में, वो हमें कहाँ से पता लगता है कितना चेंज है, कैसे निकालते हैं? वो हम निकालते हैं इंडेक्स नंबर से। सो बेसिकली इंडेक्स नंबर हमें ये चेंज के बारे में बताता है कि कितना चेंज हुआ है। हमारा टॉपिक है इंडेक्स नंबर। फाइन। सो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इंडेक्स क्या। इंडेक्स नंबर मेजर हाउ मच अ वेरिएबल चेंजेस ओवर द टाइम। कोई भी एक वेरिएबल, मैंने अभी बोला ना, कोई भी वेरिएबल, प्राइस, क्वांटिटी, मार्क्स, एनी अदर आइटम, कोई भी जो भी वेरिएबल आप लेना चाहते हैं किसी भी चीज का, वो एक टाइम पीरियड के बाद कितना चेंज होता है। 2010 में था, अभी कितना है, 2015 में था, अभी क्या चेंज हो चुका है, वो सब आप जब करना चाहते हैं, चेंज करना, मेजर करना चाहते हैं, सो वी आर यूजिंग इंडेक्स नंबर। सो वो एक रेशियो बताता है। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए कि आपने बोला 2000 में मोबाइल के प्राइसेस इतने थे, 2010 में बढ़कर इतना हो गया, एंड नाउ इन द 20 मोबाइल के प्राइसेस इतने हैं। तो आपने बेस वैल्यू क्या ली? 2000 ईयर की बेस वैल्यू को आपने कंपेयर किया है। फाइन। ये यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है बच्चे, इसे ध्यान से देखिए। नाउ ये डेफिनेशन हमें एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट रोनाल्ड हैं जिन्होंने दिया है। इंडेक्स नंबर्स आर द क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ प्राइसेस, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री एंड अदर क्वांटिटीज ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये भी एक डेफिनेशन है जो इंडेक्स नंबर को और बेटर वे में डिफाइन कर रही है। नाउ इंडेक्स नंबर के फीचर्स क्या क्या हैं, मतलब व्हाई वी आर यूजिंग इंडेक्स नंबर,
And what are the kinds of things that are associated with the index number? क्या क्या चीजें हैं? So first, index number क्या है? It's an average. मगर normal average नहीं निकालता, कैसे निकालता है? Specialized average. जैसे हम लोगों ने एवरेज पढ़ा सेंट्रल टेंडेंसी में कि हम लोग एवरेज निकाल रहे थे, एवरेज मार्क्स निकाल रहे थे, ऐसे ही इंडेक्स नंबर क्या कर रहा है? इंडेक्स नंबर आर द स्पेशलाइज्ड एवरेज. इंडेक्स नंबर मेजर द चेंज इन द लेवल ऑफ अ फिनोमिनन. क्या चेंज कर रहा है? फिनोमिनन मतलब क्या? एक वेरिएबल. आप प्राइस देखना चाहते हैं, आप क्वांटिटी देखना चाहते हैं, आप वैल्यू देखना चाहते हैं, तो उसमें जो चेंजेस आए हैं उनको मेजर करता है कौन? इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. चेंजेस की वजह से क्या इफेक्ट आए हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा मोबाइल के प्राइजेस फ्रॉम द ईयर 2010 2020 में डबल हो गए. क्या हो गए? डबल हो गए. तो डबल होने की वजह से जो प्राइजेस डबल हुए उसकी वजह से मोबाइल के डिमांड में क्या इफेक्ट आया है? क्वांटिटी में क्या इफेक्ट आया है? प्रोडक्शन में क्या इफेक्ट आया है? वो अगर हमें चेक करना है, हमें मेजर करना है, हमें इफेक्ट्स को देखना है, तो हमें कहाँ जाना होगा? इंडेक्स नंबर पे. हमें वो सब चीजें कौन हेल्प करेगा बताने में? इंडेक्स नंबर. नाउ इंडेक्स नंबर की यूजेस क्या क्या है? अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप कोई भी मीन निकाल रहे हैं, आप डिस्पर्सन देख रहे हैं, तो उनका यूज क्या होता है? देखिए, हमें यूज नहीं पता होगा तो हमें लगेगा ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोगों को इसका क्या यूज आएगा, रियल लाइफ में क्या आने वाला है. चलो अभी तो बीकॉम का पेपर देना है, मगर आगे क्या काम आने वाला है? सो देखिए, इंडेक्स नंबर आपको लाइफ में कैसे हेल्प करेगा? टू फ्रेम सूटेबल पॉलिसीज. जो गवर्नमेंट होती है पॉलिसीज बनाती है ना बहुत सारी, तो गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने के लिए देखना पड़ेगा प्राइसेस, वैल्यू, क्या चेंज आया है इन सब में, क्वांटिटी में क्या चेंज आया है. अगर प्रीवियस ईयर में ये चेंज आया है तो कमिंग ईयर्स में कितना चेंज आ सकता है. एक एंटिसिपेशन आप करते हैं कि नहीं करते हैं कि अगर पिछले साल इतना था और अभी इस साल इतना बढ़ गया तो अगले साल तक जाते जाते ये और बढ़ जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना. तो यही उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट क्या बनाती है? पॉलिसीज बनाती है. तो हेल्प करता है इंडेक्स नंबर हमें सूटेबल पॉलिसीज फ्रेम करने में. क्या करने में? सूटेबल पॉलिसीज बनाने के लिए. और हमें ये ट्रेंड और टेंडेंसीज बता रहा है. ये ट्रेंड होता क्या है? ट्रेंड क्या कोई फैशन है? नहीं, ट्रेंड एक्चुअली फैशन नहीं है. ट्रेंड होता है एक तरीके का पैटर्न. जैसे पैटर्न होता है ना कि हर 10 साल में प्राइस डबल हो जाते हैं, हर 5 इयर्स में प्राइस डबल हो जाते हैं. तो एक ट्रेंड हो जाता है. जब आप पिछला रिकॉर्ड चेक करते हैं तो आप देखते हैं कि हर 5 इयर्स में सपोज आप ले रहे हैं मोबाइल ही ले रहे हैं, तो मोबाइल के प्राइसेस एवरी 5 ईयर डबल हो जाते हैं. तो आपने पिछला रिकॉर्ड, अपना जो लास्ट रिकॉर्ड से उनको देखकर ये एक देखा, आपको पता लगा कि ट्रेंड क्या है, क्या पैटर्न चल रहा है. वो आपको कहाँ से हेल्प हुई? इंडेक्स नंबर ने आपको हेल्प करा. और इंडेक्स नंबर आर वेरी यूजफुल इन डिफ्लेटिंग. इंडेक्स नंबर आपको डिफ्लेटिंग में भी हेल्प करता है. नाउ अब इंडेक्स नंबर का यूज पढ़ लिया, फीचर्स भी देख लिए, मगर इसमें प्रॉब्लम्स भी तो होंगी ना बहुत सारी. हाँ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. क्या क्या प्रॉब्लम है? देखिए, अब आपको ये प्रॉब्लम्स अभी समझ नहीं आ पा रही होंगी. क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने अभी इसके फॉर्मूलेज नहीं पढ़े. अभी हमने इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ा. अभी हमें फॉर्मूलेज भी पढ़ने होंगे कि फॉर्मूलेज में क्या क्या चीजें हमें चाहिए लगाने के लिए, इंडेक्स नंबर बनाने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए. वो इंफॉर्मेशन हमें क्या आसानी से मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, वो सारी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे. देखिए, आज मैं आपको अभी इस पीपीटी से करा रही हूँ, फिर मैं आपको आपकी बुक से भी इसी टॉपिक को कराऊंगी, सो दैट आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे पास तो ये पीपीटी है नहीं, हम कैसे समझेंगे इसको. आपको पीपीटी भी मिल जाएगी, बट आपको आपकी बुक से भी समझाऊंगी सो दैट आप अपनी बुक को भी देख सके, अपनी बुक से भी समझ सके. फाइन. तो देखिए, पहला प्रॉब्लम क्या है? चॉइस ऑफ द बेस पीरियड. बेस पीरियड क्या होता है बच्चे? बेस पीरियड होता है वो बेस पीरियड, बेस ईयर, जिसके बेस पर आप कंपैरिजन करने वाले हैं. अब मैं आपको अगर बोलूं कि
कि मुझे मोबाइल के प्राइसेस का पैटर्न देखना है कि मोबाइल के जो प्राइसेस हैं, सेलफोन्स के जो प्राइसेस हैं, वो कितने साल में डबल हो जाते हैं। एक प्रॉब्लम है, मुझे इसको देखना है कि कैसे, कितने साल में, कितने ईयर्स में, कितने टाइम पीरियड में वो डबल हो जाते हैं। तो उसके लिए मुझे कोई तो बेस ईयर रखना पड़ेगा ना। तो क्या मैं कोई भी बेस ईयर उठा के रख सकती हूँ? सपोज क्या मैं बेस ईयर 1980 ले लूँ, 1990 ले लूँ? नहीं, ऐसे तो नहीं मेरा मन आएगा कि कोई भी ले लिया। ऐसा आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ऐसा करने से अगर आपको ये तो पता होना चाहिए कि उस टाइम में क्या मोबाइल फोन यूज होते थे, क्या उनका इतना ज्यादा यूज था हमारी लाइफ में, क्या हम लोग उसके इतने ज्यादा हैबिचुअल थे। बहुत सारी चीजें सोचनी होंगी यहाँ पर। सो बेस पीरियड, जो बेस, जिस बेसिस पर आप डिसाइड करने वाले हो, उस बेस ईयर, बेस पीरियड को चूज करना कि कौन सा लेना है, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर मैं आपके मार्क्स, 12th क्लास के मार्क्स और आपकी फर्स्ट क्लास के मार्क्स से कंपेयर करूँ तो आप बोलोगे अरे मैम आप ऐसे कैसे कर सकते हो, फर्स्ट क्लास तो बहुत साल पहले हो गई, अभी 12th के मार्क्स को आप कैसे कंपेयर कर रहे हो? आप 12th को करना चाहते हो कंपेयर, एटलीस्ट 11th के मार्क्स से कर लो, बट फर्स्ट के मार्क्स से थोड़ी ना करोगे। तो आपने क्या बोला? बेस ईयर। आप बेस ईयर कौन सा लेना चाहते हो? 11th क्लास के मार्क्स। तो बेस पीरियड, बेस टाइम, कौन सा बेस लेना है, वो आपको इंडेक्स नंबर में एक प्रॉब्लम होती है। सेकंड प्रॉब्लम, चॉइस ऑफ एन एवरेज। कौन सा एवरेज लेना है? एवरेज तो बहुत सारे तरीके निकाल लेंगे, कौन सा एवरेज यूज करना होगा, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इंडेक्स नंबर को करते टाइम हमें थोड़ा सा इशू आता है, मगर ये सब प्रैक्टिस और आपके कॉन्सेप्ट के क्लियर होने पर आपको ये इश्यूज नहीं आएंगे। थर्ड है चॉइस ऑफ इंडेक्स। चॉइस ऑफ इंडेक्स क्या होता है बच्चे? आप इंडेक्स कौन सा लेने वाले हैं? हमारे पास कुछ अलग अलग टाइप के फॉर्मूलेज होते हैं, कौन सा इंडेक्स आपको चूज करना है ये भी एक आपको सोच समझ के देखना होगा। सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज। कौन सी कमोडिटीज? बहुत सारी कमोडिटीज हैं आपके सामने, आपको एक ग्रुप का निकालना है, तो उस ग्रुप में आप कौन सी कमोडिटीज लेना चाहते हैं? हर कमोडिटी का पैटर्न अलग होता है। फूड आइटम्स, पेट्रोल, आपकी गारमेंट्स, हर एक का एक कमोडिटी का अलग पैटर्न होता है। तो आपको किसका लेना है? फूड आइटम्स का लेना है, क्लोथिंग का लेना है, पेट्रोलियम का लेना है, किसका लेना है वो आपको सेलेक्ट करना होगा आराम से। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप फूड आइटम और क्लोथिंग का एक साथ ले लें, आप पेट्रोलियम और क्लोथिंग के एक साथ लेकर उनको कंपैरिजन करें, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर लास्ट आपका जो प्रॉब्लम आता है वो आता है डाटा कलेक्शन। डाटा को कलेक्ट कहाँ से करेंगे? बहुत सारे सोर्सेज होते हैं हमारे पास, गवर्नमेंट सोर्सेज हैं, कुछ प्राइवेट सोर्सेज भी हैं डाटा को कलेक्ट करने का। आपने बोला कि आज ये प्राइस है, 2000 में ये प्राइस था, तो वो जो डाटा आपने कलेक्ट किया है वो किन रिलायबल सोर्सेज से किया है? क्या वो रिलायबल सोर्सेज पूरे तरीके से रिलायबल थे? जब उन्होंने डाटा कलेक्ट किया था तो उन्होंने कहाँ से किया था? ये सारे कुछ इश्यूज होते हैं, क्योंकि अगर आपका डाटा ठीक नहीं होगा तो आपका आंसर, आपका जो आप निकालना चाहते हैं, जो भी रीजन से आप अपना इंडेक्स नंबर बना रहे हैं, पॉलिसीज फ्रेम करना चाहते हैं, कुछ भी, तो वो आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें इंडेक्स नंबर्स करते टाइम आती हैं, बट विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस एंड क्लियर अगर आपको कॉन्सेप्ट होता है तो हम इंडेक्स नंबर आराम से बना पाएंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया कि इंडेक्स नंबर क्या क्या चीज़ों में, कौन कौन से वेरिएबल्स में चेंजेस को मेजर करता है, प्राइस में करता है तो हम एक बनाते हैं प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी में करता है तो हम बनाते हैं क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू में करता है तो हम बनाते हैं वैल्यू इंडेक्स। तो इस टाइप के ये कुछ इंडेक्स हैं जो हमें दिखाए गए हैं, हमारे सिलेबस में हैं, जो हमें हेल्प करते हैं चेंजेस मेजर करने के लिए। ठीक है ना? ये अब कुछ मेथड्स हैं, बेसिकली ये मेथड्स हैं और ये फॉर्मूलाज भी इन्हीं में आएंगे हमारे आगे जाके। ये कुछ मेथड्स हैं, आपकी बुक्स में भी
सेम मेथड्स प्रिस्क्राइब हैं, कोई अलग से नहीं लिखा है मैंने, ये वही मेथड्स हैं जो आपकी बुक्स में भी लिखे गए हैं। बेसिकली इंडेक्स नंबर दो टाइप के होते हैं बच्चे, अनवेटेड एंड वेटेड। आपको याद है मैंने आपको मीन भी कराया था, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो ये भी क्या है इंडेक्स नंबर, अनवेटेड जो सिंपल वाला है, और एक है वेटेड। देन फर्दर हमने इसको क्लासिफाई करा है दो पार्ट्स में, हर एक को दो पार्ट्स में। अनवेटेड वाले को दो, सिंपल एग्रीगेटिव एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड। अगेन सेकंड भी जो वेटेड वाला है वो भी ऐसे ही है, वेटेड एग्रीगेटेड, जैसे ऊपर क्या लिखा है सिंपल एग्रीगेट लिखा है ना, तो नीचे क्या लिख दिया वेटेड एग्रीगेटिव एंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। आपके पास अगर बुक्स हैं आप उन्हें खोलकर अभी भी चेक कर सकते हैं, सोल ने जो बुक दी है उसमें भी चेक कर सकते हैं, कोई प्राइवेट ऑथर की बुक है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, यही मेथड्स आपको गिवन होंगे। ठीक है बच्चे ना, आपने ये देखा ये 4 टाइप्स के हो गए अब हमारे पास, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज, वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड एवरेज। तो इसका मतलब अब हमारे पास इन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ फॉर्मूलेस भी आएंगे। तो पहला फॉर्मूला सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल, इसमें हम लोगों को कोई वेट वगैरह नहीं लिखना होगा, हमें अपना सिंपल एक डाटा जो गिवन होगा, अगर आप प्राइस निकाल रहे हैं तो प्राइस का, क्वांटिटी निकाल रहे हैं तो क्वांटिटी का जो भी डाटा गिवन होगा आपको उसको बेस लेकर अपना इंडेक्स नंबर बनाना होगा। सो सिंपल एग्रीगेटिव होता क्या है, इट कंसिस्ट इन एक्सप्रेसिंग द एग्रीगेट प्राइस of all the commodities in the current year as a percentage of the price, aggregate price in the base year। मतलब क्या, एक करंट ईयर का जो कमोडिटीज का प्राइस है, एग्रीगेट प्राइस है, उसको एक परसेंटेज दिखाता है, किसके कंपैरिजन में, बेस ईयर के प्राइस के कंपैरिजन में। जैसे आप अपने मार्क्स का कंपैरिजन करते हैं ना कि मेरे मार्क्स 11th के मार्क्स से या किसी और ईयर के मार्क्स से इतने बढ़ गए हैं, तो वैसे ही हम लोग यहाँ भी करते हैं। सो फॉर्मूला क्या दिख रहा है आपको बच्चे स्क्रीन पे, PO1, O भी कह सकते हैं आप, इसे जीरो भी कह सकते हैं। जीरो एक्चुअली बेस ईयर को बताता है, जीरो स्टैंड फॉर बेस ईयर एंड 1 स्टैंड फॉर करंट ईयर। सो देखिए फॉर्मूला क्या है, P01 और O1 इज इक्वल टू सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इंटू 100। नाउ अब ये P1 और P0 कैसे निकालेंगे और ये है क्या, देखिए P1 होता है, इट इज द टोटल, सिग्मा लिखा है ना, तो टोटल ऑफ द प्राइस, करंट ईयर प्राइस ऑफ ऑल द कमोडिटीज। आपके पास 3 कमोडिटी हैं, व्हीट, राइस एंड एक और आप ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो तीनों के करंट ईयर के प्राइस का टोटल, तीनों के करंट ईयर कमोडिटीज के प्राइस, करंट ईयर प्राइस का टोटल, दैट इज इक्वल टू सिग्मा P1, ठीक है। और उन्हीं सेम कमोडिटीज का प्राइस का टोटल कौन से ईयर का, बेस ईयर का। बेस ईयर मैंने बोला ना कौन सा चूज करना है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आप उठा के कोई भी बेस ईयर नहीं ले सकते ना, आपको कंपेयर करना है, आपको चेक करना है। तो ये आपके डाटा, आपकी इंफॉर्मेशन, आप क्या निकालना चाहते हैं, किस पर्पज से निकालना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मुझे अभी 2020 के प्राइजेस हैं जो कमोडिटीज के, उनको कंपेयर करना है, तो मैं करना चाहती हूँ प्राइजेस को कंपेयर विद द ईयर ऑफ 2010, प्राइजेस जो 2010 में थे, तो बेस ईयर क्या बन गया 2010, करंट ईयर कौन सा है 2020, और उनके प्राइस का टोटल लेकर मैं ये फॉर्मूला यूज करके इसे निकाल सकती हूँ। तो एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर देखें, देखिए आपके सामने एक दिखाई दे रहा होगा एग्जाम्पल आपको, इसमें कुछ कमोडिटीज हमने ली हुई हैं, शुगर, मिल्क, ऑयल, व्हीट, क्लोथिंग, दिख रहे हैं, ये कुछ कमोडिटीज हैं। और हमने क्या करा है, हमने इनके दो ईयर्स के, 2 ईयर्स के प्राइजेस को लिया है। कौन कौन से 2 साल हैं,
2007 and 2008, 2007 and 2008। तो करंट ईयर कौन सा हुआ? 2008 हुआ। और बेस ईयर कौन सा है? बेस ईयर कौन से ईयर पे आपने बेस बना के कंपैरिजन करना है? 2007 को। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत इजी है। बेस ईयर आपको दिख जाएगा 2007 है, करंट ईयर 2008 है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप क्या करिए, अब इन प्राइजेस को ऐड कर दीजिए। देखिए स्क्रीन पे आपको इसके सॉल्यूशन में दिखाई दे रहा होगा। 2007 में जो प्राइजेस थे हमने उनको ऐड कर दिया है, टोटल निकाल लिया है और उसको क्या नाम दिया है? सिग्मा P0, टोटल ऑफ बेस ईयर प्राइस। टोटल ऑफ बेस ईयर प्राइस कितना आया है? 3236। ये आपका P0 है। ऐसे ही हमने ईयर 2008 का भी टोटल निकाला है और वो कितना रहा है? 4351। ठीक है, 2008, ईयर 2008 का। तो आ गया हमारे पास टोटल, तो आ गया। तो फॉर्मूले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी सा फॉर्मूला है। जो ये करंट ईयर का टोटल आया है प्राइजेस का, इसको आप ऊपर रखिए, न्यूमरेटर में रखिए, और जो बेस ईयर का टोटल आया है उसे कहाँ रखेंगे? डिनोमिनेटर में रखेंगे और इनटू 100, बस निकल गया। तो ये क्या शो कर रहा है? जो ये आंसर आया है 134.5, ये क्या शो कर रहा है बच्चे? क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी? इसकी इंटरप्रिटेशन, इसका जो मतलब है वो ये है कि 2008 के जो प्राइजेस हैं वो, अब इसे परसेंटेज में करना पड़ेगा क्योंकि हम परसेंटेज में बताते हैं ना, तो आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए परसेंटेज में। तो हम ये बता रहे हैं कि 2008 के जो प्राइजेस हैं, एग्रीगेट ऑफ ऑल दीज कमोडिटीज, एग्रीगेट प्राइस लिया है ना हमने, तो जो वो प्राइजेस हैं वो 2007 के कंपैरिजन में 34.45% ज्यादा है। मतलब 2008 में जो प्राइजेस हैं वो 2007 के कंपैरिजन में इतना बढ़ गए हैं, 34.45% बढ़ चुके हैं। तो ये हमें शो कर रहा है, ये इस फॉर्मूला, इंडेक्स नंबर के इस वाले फॉर्मूले से हमने फाइंड आउट किया है। और ये कौन सा मेथड था? पहला मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो अब हम नेक्स्ट मेथड देखें। हाँ जी, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा था? सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। याद आया ना, हमने क्या सिखाया था? 4 बेस थे, 4 टाइप्स थे हमारे। तो फर्स्ट हमने करा सिंपल एग्रीगेटिव, अब हमारा है सिंपल एवरेज। क्या है? सिंपल एवरेज मेथड। तो ये होता क्या है, इसमें क्या करना होता है? तो पहले इसको पढ़ते हैं। करंट ईयर प्राइस इज एक्सप्रेस्ड as a price relative of the base year price. These price relatives are then averaged to get the index number. जो करंट ईयर का प्राइस है बच्चे, हम उसको बेस ईयर के प्राइस से रिलेट करते हैं और फिर हम एक इसका एवरेज निकालते हैं। ठीक है ना? क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं। तो अब हमें एवरेज निकालने के लिए हमें एवरेज के कौन कौन से तरीके यूज कर सकते हैं? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, और हम मीडियन को भी यूज कर सकते हैं। अब अगर ये सपोज करिए ये फॉर्मूला यूज करने के लिए क्वेश्चन में आ जाता है, तो अब आपको कौन सा वाला मेथड यूज करना है? ये आपको या तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा या विद द प्रैक्टिस आपको समझ आएगा। विद द डाटा, जो डाटा आपको दिया होगा वो देखने से आपको समझ आएगा कि आपको कौन सा वाला यूज करना है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या फिर मीडियन यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देखिए स्क्रीन पे। इट इज P01 इज इक्वल टू सिग्मा। पहले हमने सिग्मा अलग अलग लिया था, टोटल अलग अलग लिया था ना, P1 का अलग, P0 का अलग। अभी हमको पूरे का लेना है, ब्रैकेट के बाहर लगाया हुआ है सिग्मा। सो सिग्मा ब्रैकेट ओपन, P1 by P0 into 100 and bracket close divided by n। ध्यान से देखिए,
फॉर्मूला आपको लग रहा है कि कुछ कुछ सेम है, बट नहीं, इट इज नॉट सेम, ये अलग है। इसमें एवरेज निकालना होता है हम लोगों को। तो पहले मैं एक सिंपल वाले का एक एग्जांपल दिखाऊं आपको। देखिए, ये भी एग्जांपल है एक आपके सामने बच्चे। इसमें भी आपको कुछ कमोडिटीज दी गई हैं, पी क्यू आर एस टी, ये कमोडिटीज हैं और इनके प्राइस दिए गए हैं, प्राइजेस 2 सालों के प्राइस दिए गए हैं, 2007 एंड 2008। और देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या लिखा है, फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2008 टेकिंग 2007। देखिए लिखा है टेकिंग 2007, मतलब क्या होता है, टेकिंग 2007 एज बेस, 2007 को आप बेस लेंगे, बाय यूजिंग अर्थमेटिक मीन। अब इसमें उन्होंने बोला है कि अर्थमेटिक मीन को लेते हुए आपको इसमें फॉर्मूला लगाना होगा एवरेज वाला। तो सॉल्यूशन देखें हम इसका। देखिए, कमोडिटी पी क्यू आर एस टी, एक कॉलम हमने इसका बनाया, फिर एक कॉलम हमने बेस प्राइस का बनाया। कौन सा है बेस प्राइस, P0। कौन सा है बेस प्राइस, P0। और एक हमने बनाया करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर 2008 उसके प्राइसेस का बनाया हमने। और दोनों का, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या लिखा हुआ है बच्चे, P1 बाय P0 इंटू 100। तो हर एक कमोडिटी का हमें अलग से निकालना है, P1 बाय P0 इंटू 100। देखिए एक और कॉलम बना हुआ दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव मतलब प्राइस कैसे रिलेट कर रहा है, किसका प्राइस, करंट ईयर का प्राइस बेस ईयर से कैसे रिलेट कर रहा है, उसका हमें हर एक कमोडिटी का अलग अलग निकाल कर दिखाना होगा। ये थोड़ा बेटर मेथड है, क्योंकि जब आप सारी कमोडिटीज का एक साथ लेते हैं ना सिंपल वाले में, तो अलग अलग कमोडिटी का अगर कोई हमसे पूछे तो हमें नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम, क्योंकि हमने तो सारी कमोडिटीज का एक साथ ले लिया था। बट यहाँ पर हम इंडिविजुअल कमोडिटी का भी निकाल रहे हैं, तो हमारे पास एक टोटल तो होता ही है, मगर इंडिविजुअल कमोडिटीज का भी हमारे पास प्राइस रिलेटेड उनका जो बेस ईयर करंट ईयर का जो रिलेशन है प्राइसेस का, जो चेंजेस हुए हैं प्राइसेस में, वो भी हमें दिखाई देते हैं। देखिए ये जो एक एक्स्ट्रा लास्ट वाला कॉलम बनाया है ना हमने, ये कॉलम एक्चुअली में शो कर रहा है कि कमोडिटी पी के करंट ईयर के प्राइस प्रीवियस ईयर के प्राइस से, बेस ईयर के प्राइस से कितना बढ़ गए हैं, वो भी हमें यहाँ लास्ट कॉलम में दिखाई दे रहा है। दिख रहा है ना। तो देखिए हमने ये कॉलम बना लिया, पहला हमने जो लास्ट कॉलम बनाया उसमें कमोडिटी P1 बाय P0। P1 क्या है, 10। कमोडिटी P के केस में P1 क्या है, 10 और P0 कितना है, 6। सो 10 अपॉन 6 इंटू 100 निकाला, तो ये आंसर आ गया। कैलकुलेटर से आपको अलाउड है तो आप कैलकुलेटर से फटाफट निकाल लेंगे। ऐसे ही कमोडिटी क्यू का निकाला, बेस ईयर करंट ईयर का प्राइस क्या है, 2 रुपीज, कितना है, 2 डिवाइडेड बाय P0 दैट इज 12 इंटू 100। ऐसे करते 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 हमने सारी कमोडिटीज का निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। और लास्ट में हमने क्या करना है बच्चे, जब पूरा निकाल लोगे, सारी कमोडिटीज का फाइंड आउट कर लोगे अलग अलग करके, तो एक उसका टोटल ले लेना, सिग्मा टोटल होता है ना, तो इसका हमने टोटल ले लिया जो कितना आया, 603.37। और हमारा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा ब्रैकेट ओपन P1 बाय P0 इंटू 100 ब्रैकेट क्लोज। तो ये ऊपर न्यूमरेटर तो हमारे पास आ गया, क्या आया, 603.37। और n मतलब नंबर ऑफ कमोडिटीज, कितनी कमोडिटीज है हमारे पास, 5। कितनी कमोडिटीज हैं, 5। सो डिवाइड बाय 5 कर देंगे और हमारा आंसर आ गया 120.63। तो ये आपका सेकेंड मेथड, हाँ सेकेंड फॉर्मूला था, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज, वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड एवरेज। तो सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला मैंने पहले दिखाया
और ये है सिंपल एवरेज मेथड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, वो है वेटेड इंडेक्स नंबर। ने देखा था ना, दो टाइप के इंडेक्स नंबर हमें करने हैं, कौन कौन से, अनवेटेड और वेट वाला, वेटेड इंडेक्स नंबर। बेटे वेटेड होता क्या है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, these are those index number in which rational weights are assigned to various chains in an explicit fashion। मतलब जितनी भी आप प्राइजेस दो कुछ भी लिखेंगे, हम उनको कुछ वेट भी असाइन करेंगे। जैसे आप ये बोलिए प्राइस, प्राइस के साथ आपने क्वांटिटी की बात नहीं करी ना, आपने सिर्फ प्राइस बोला। क्या आपने क्वांटिटी के बारे में बात करी? नहीं करी ना। तो अब हम करेंगे, प्राइस की बात भी करेंगे और क्वांटिटी की बात भी करेंगे। दो चीजों, दो वेरिएबल को ले रहे हैं, प्राइस भी लेंगे और उसका वेट यानी की क्वांटिटी भी लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम वेटेड के दो फॉर्मूलेज होते हैं, वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड एवरेज। तो थर्ड फॉर्मूला हमारा टोटल चैप्टर में थर्ड, पहला कौन सा था, सिंपल एग्रीगेटिव, दूसरा सिंपल एवरेज, तीसरा वेटेड एग्रीगेटिव। तो अब हम आ गए हैं वेटेड एग्रीगेटिव पे। सो दीज आर द इंडेक्स नंबर, these index number are the simple aggregative with the fundamental difference that weights are assigned to the various item। क्या करा है हमने, weights assign किए हैं क्या किया है, weights दिया। मैंने बोला ना अभी खाली प्राइस नहीं लेना पड़ेगा, प्राइस के साथ वेट मतलब कि क्वांटिटी भी देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों ने, पर्सन जो फेमस इकोनॉमिस्ट होंगे, ऑथर्स होंगे, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मूलेज हमें दिए हैं। अब आपको लगेगा कि काफी सारे फॉर्मूलेज हैं, हम याद कैसे करेंगे, बट आप इसकी एक टेबल बना लीजिए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये सारे फॉर्मूलेज ऑलमोस्ट सेम हैं, बस थोड़ा सा चेंज होगा और आपको विद द प्रैक्टिस ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। आपकी बुक्स में भी ये सारे फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से गिवन हैं। देखिए अलग अलग ऑथर्स ने दिए हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला कौन सा है, डॉर्विश बाउली मेथड। ये नाम है किन्हीं का जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया, डॉर्विश बाउलीज मेथड, फिशर्स आइडियल मेथड, थर्ड मार्शल एचवर्थ मेथड, लास्पियर्स मेथड, पास्चे मेथड, कैलीज मेथड। ये बहुत सारे मेथड्स हैं, तो ये हम एक एक करके इनके फॉर्मूलेज अब करेंगे, ठीक है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं लास्पियर्स मेथड। किसने दिया था ये मेथड, दिस मेथड वाज डिवाइस्ड बाय लास्पियर्स। कब दिया था, 1871 में दिया था। और इस मेथड में वेट्स आर डिटरमाइंड बाय क्वांटिटीज। मैंने अभी बताया था ना कि वेट्स को कैसे लिया गया है, विद द क्वांटिटीज लिया गया है। तो देखिए ध्यान से, फॉर्मूला क्या है इसका, नाउ P01 is equal to sigma P1 Q0 divided by P0 Q0 into 100, ठीक है ना। अब P1 क्या था, क्या था अभी हमने किया, P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर। तो आप दो कॉलम नहीं भरेंगे सिर्फ कि प्राइस ऑफ करंट ईयर और प्राइस ऑफ बेस ईयर, अब कॉलम बढ़ जाएंगे। कॉलम कैसे बढ़ जाएंगे, अब आपका एक और कॉलम बन जाएगा, किसका, क्वांटिटी का। किसका बनेगा, क्वांटिटी का। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर प्राइस 2 ईयर के ले रहे हैं तो क्वांटिटी भी 2 साल की ही तो लेनी पड़ेगी। कौन कौन सी ईयर की क्वांटिटी लेंगे, एक बेस ईयर की और एक आप लेंगे करंट ईयर की। किसकी लेंगे, करंट ईयर की। तो अब आप बना लीजिए, हर क्वेश्चन में जहां भी ये सारे मेथड्स लगेंगे, you have to make 4 कॉलम। कौन सा पहला कॉलम बनाएंगे, P0, दूसरा कॉलम Q0, तीसरा कॉलम P1, फोर्थ कॉलम Q1। कौन कौन से हो गए, देखिए पहले बेस ईयर के प्राइस लिख लीजिए, बेस ईयर की क्वांटिटी लिख लीजिए, फिर करंट ईयर का प्राइस लिख लीजिए, करंट ईयर की क्वांटिटी लिख लीजिए। 4 कॉलम्स बन गए।
तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉलम तो बन गया। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। तो फिर हम लोग P1 Q0 को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे और डिनोमिनेटर P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। देखते हैं, हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको ये थोड़ा बेटर क्लियर हो जाए। देखिए, ये क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है। पहले मैं एक ही फॉर्मूला इसमें आपको दिखा रही हूँ, दैट इज द लास्ट ईयर्स इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स? लास्ट ईयर्स इंडेक्स। पहले ये वाला देखते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने कहा ना 4 कॉलम्स बनेंगे अब आपके। बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी। तो अब आपका क्या हुआ? बेस ईयर क्या है इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में? 2002। क्या है बेस ईयर? 2002। देखिए प्राइस दिख रहा है बेस ईयर का। प्राइस कितना है? 15। बीफ का प्राइस, मटन, चिकन, जो भी आपको कमोडिटी दी गई है उनका प्राइस देखिए, 15, 18, 22। और क्वांटिटी कितनी दी गई है, प्रोडक्शन कितनी दी गई है? 500, 590, 450। ऐसे ही करंट ईयर देखिए, करंट ईयर इज 2007। उसका प्राइस कितना है? 20, 23, 24। और क्वांटिटी कितनी है? 600, 640, 500। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन दिखाऊं जिसमें हम लास्ट ईयर्स पे ध्यान देंगे, बाकी अभी हम नहीं करेंगे। तो देखिए, ये इन्होंने सारे क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमें और मेथड्स को भी अप्लाई करना है। पास्चे मेथड है, बाउलीज मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं। बट अभी हम लोग सिर्फ लास्ट ईयर्स मेथड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आपने लास्ट ईयर का फॉर्मूला अभी देखा था, क्या था? सिग्मा P1 Q0। क्या? P1 Q0। तो ध्यान से देखिए, P1 कहाँ है? P1 क्या है? P1 के प्राइस 20, 23, 24। और Q0 कितना है? 500, 590, 450। तो P1 और Q0 इनको मल्टीप्लाई करिए। किसको किसको करेंगे पहले? P1 और Q0। दिख रहा है बच्चे आपको साफ साफ? तो P1 और Q0 मल्टीप्लाई करा, पहला आंसर कितना आया? 10,000। कितना आ रहा है देखिए, ये है आपका P1, ये P1 है, ये आपको दिख रहा है तो बच्चों को P1 मैंने हाईलाइट किया है। Q0 ये है 500, Q0 500। हमने इन दोनों को 500 और 20 को मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ गया P1 Q0 विच इज 10,000, विच इज 10,000। ऐसे ही करके मैंने ये सारी कमोडिटीज को मल्टीप्लाई कर दिया। ये आया। नेक्स्ट आपका नंबर ये वाला आ रहा है, ठीक है? तो ये पहली टेबल बन गई। हाँ, अब ये जो टोटल आपको दिख रहा है ना 34,370, ये क्या है, किसका टोटल है? दिस इज कॉल्ड सिग्मा P1 Q0। दिस इज कॉल्ड सिग्मा P1 Q0। दिख रहा है ना? तो फॉर्मूला हमारा क्या है? सिग्मा P1 Q0। देखिए लिखा हुआ यहाँ पे 34,370 आ गया। तो अब डिनोमिनेटर में क्या है? सिग्मा P0 Q0। तो आप अपने टेबल पे जाइए, P0 Q0 कहाँ है? ये रहा P0 Q0। तो अब आप इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 इंटू 500, 18 इंटू 590, 22 इंटू 450। कर सकते हैं कि नहीं? कैलकुलेटर्स अलाउड हैं, कैलकुलेटर्स की हेल्प से आप कर पाएंगे। P0 इंटू Q0। तो एक और टेबल आप बना लीजिए, ये देखिए ये टेबल दिख रही है सबको यहाँ पे, P0 Q0। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने निकाल दिया। तो क्या आंसर आ रहा है? 28,020, 28,020। ठीक है ना? तो लास्ट ईयर्स का फॉर्मूले में दोनों चीजें आ गई हमारे पास, न्यूमरेटर भी आ गया और डिनोमिनेटर भी आ गया। P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0 इनटू 100। आप कैलकुलेटर की हेल्प से ये आराम से निकाल पाएंगे। तो आ गया हमारे पास आंसर 122.66 आ गया आराम से। कोई बात नहीं, अगर आपको कहीं भी लगे ना कि स्क्रीन नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू है,
आपकी बुक्स में बहुत अच्छे से डिफाइन है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर बच्चे, आप अपनी बुक्स में से भी देख सकते हैं। ना नेक्स्ट आपका है पाश्चे मेथड। कौन सा है? पाश्चे मेथड। मैंने आपको अभी बोला ना, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग टाइम पर, इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग मेथड्स को प्रिस्क्राइब किया है, अलग अलग थ्योरी दी है उन्होंने। तो अब एक और मेथड हमें है, पहला हमने किया लास्ट पियर्स मेथड। किसने दिया था? लास्ट पियर्स ने दिया था। अब दूसरा कौन सा आ गया? पाश्चे मेथड। ये किन्होंने दिया था? ये किसने बताया था? एक जर्मन स्टैटिस्टिशियन थे जो जिनका नाम था पाश्चे। 1874 में हमें उन्होंने ये वाला मेथड प्रिस्क्राइब किया था। तो ये मेथड में क्या है, ध्यान से देखना होगा। अब ये मेथड फॉर्मूलेज आपको समझने भी होंगे और थोड़ा लर्न भी करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो क्या है ये फॉर्मूला? सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा, क्या बोलिए बच्चे, P0 Q1। ध्यान से देखिएगा, दोबारा देखिए फॉर्मूला। सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1, P0 Q1 इंटू 100। जैसे आपने लास्ट ईयर निकाला था, ऐसे ही हम अब पाश्चे भी निकाल सकते हैं ना। तो एक बार नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, फिर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नेक्स्ट है आपका डॉर्बिश एंड बाउलिस मेथड। अगेन ये जो फॉर्मूला है, इसमें आपको नया कुछ नहीं दिख रहा। बेसिकली ये फॉर्मूला जो लास्ट टू फॉर्मूलाज आपने किए ना, कौन से वाले? लास्ट पियर और पाश्चे वाले, उन दोनों फॉर्मूलोज का कॉम्बिनेशन है, उन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। देखो ध्यान से, लास्ट पियर वाला क्या था? P1 Q0 P0 Q0 था कि नहीं था? है ना। तो उस फॉर्मूले को लिखा। फिर अभी अभी मैंने आपको कौन सा कराया है? पाश्चे मेथड। तो पाश्चे मेथड कौन सा था? P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1। तो इन दोनों मेथड्स को यहाँ पर लिखा है, उनका एवरेज लिया है, क्योंकि दो की बात कर रहे हो, दो फॉर्मूलाज, दो मेथड ले रहे हो, तो उनका एवरेज लेना पड़ेगा ना आपको। तो डिवाइड बाय टू इंटू 100। तो ये तो कुछ नया याद नहीं करना पड़ेगा, बस इसमें तो ध्यान रखना है कि लास्ट ईयर और पाश्चे को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? चलिए अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फिशर्स आइडियल इंडेक्स। देखिए नाम है फिशर्स आइडियल इंडेक्स। सो ये क्या है? फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लास्ट ईयर एंड पाश्चे। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो ये वाला फॉर्मूला है, ये भी एक्चुअली में वही है, लास्ट ईयर और पाश्चे का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है इसमें, अंडर रूट बनाया आपने, उसमें आप लिखेंगे पहले लास्ट ईयर्स का फॉर्मूला लिखिए और फिर पाश्चे का फॉर्मूला। ये पहले वाला ही फॉर्मूलेज हो गए जो हमें याद है पहले से, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बस हमें क्या करना होगा, उनका रूट लेना होगा। क्या करना होगा? उनका अंडर रूट लेना होगा। सो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट फॉर्मूला है मार्शल एजवर्थ मेथड। कौन सा है? मार्शल एजवर्थ मेथड। अब ये आप ध्यान से देखिएगा, इसमें भी कौन सा यूज किया हुआ है? सिग्मा P1 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1। देखिए इसमें भी कुछ नया नहीं है, ये भी सारा आपको दिख रहा है, बट सबका अलग अलग एक व्यू पॉइंट था कि आपको फॉर्मूले ठीक है यही लेने चाहिए, मगर इनका व्यू पॉइंट अलग था। किसी ने कहा कि ज्योमेट्रिक मीन लेना बेटर है, किसी ने कहा हमें इनका एवरेज ले लेना चाहिए। तो हर एक का व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूलेज डिजाइन किए गए हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इन दिस इंडेक्स द न्यूमरेटर कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीगेट ऑफ द करंट ईयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द वेट ऑफ बोथ बेस ईयर एज वेल एज द करंट ईयर। ये समझाने की कोशिश की गई है फॉर्मूले को। क्या समझाना चाह रहा है वो? एक्चुअली में वो ये कहना चाह रहा है कि जो न्यूमरेटर है ना, आप उसमें देखिए क्या है, करंट ईयर का प्राइस। क्या होता है करंट ईयर का प्राइस? P1। क्या होता है करंट ईयर का प्राइस? P1। उसको हमने बेस ईयर की क्वांटिटी, कितनी है बेस ईयर की क्वांटिटी? Q0। क्या है बेस ईयर की क्वांटिटी? Q0। देखिए दिख रहा है आपको P1 ये वाला,
P1 करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है, और फिर क्या किया है, फिर हमने दोबारा से क्या करा, करंट ईयर का प्राइस, किसका प्राइस, करंट ईयर का प्राइस को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, करंट ईयर की क्वांटिटी से। यही लिखा है ना ऊपर कि इट इज न्यूमरेटर कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीगेट ऑफ करंट ईयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ बोथ करंट ईयर और बेस ईयर। मतलब करंट ईयर के प्राइस को मल्टीप्लाई किया गया है बेस ईयर की क्वांटिटी और करंट ईयर की क्वांटिटी से। आ रहा है समझ? तो ये है आपका न्यूमरेटर। और आप चाहें तो अपने तरीके से इसे याद कर सकते हैं कि तो लास्ट ईयर और पास्ट वाला ही मेथड है। तो नेक्स्ट आता है आपका कैली मेथड। कौन सा मेथड है? कैलीज मेथड। कैलिस ने क्या बोला? कैलिस ने बोला कि उनको लगा कि रेशियो ऑफ एग्रीगेट विद द सिलेक्टेड वेट, जरूरी नहीं कि जो वेट क्वांटिटी ली गई है वो बेस ईयर हो या वो करंट ईयर हो, आपको प्राइस से मतलब होना चाहिए, क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, आप चाहे बेस ईयर की ले लो चाहे करंट ईयर की। तो उन्होंने क्वांटिटी पे फोकस नहीं किया, उन्होंने फोकस किया प्राइस पर। तो उनका फॉर्मूला क्या निकल कर आया आपका? क्या निकल के आया? P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1Q डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q। ना Q का मतलब यहाँ पर सिर्फ बेस ईयर की क्वांटिटी से भी है, हालांकि वो आप कोई भी ले सकते हो, करंट ईयर भी ले सकते हो, बेस ईयर भी ले सकते हो, बट एक आपको बेस देखना होगा कि मुझे कौन से ईयर को बेस बनाना है। मतलब आप चाहो तो क्वांटिटी करंट ईयर की भी ले लो या बेस ईयर की भी ले लो। तो थोड़ा सा याद हो गई ये सारे फॉर्मूले। तो अब हम इसके ऊपर इस एग्जाम्पल को देखते हैं जिसमें इन्होंने हमें लास्ट ईयर बोला है, पास्ट ईयर बोला है और फिशर बोला है। लास्ट ईयर तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, पास्ट ईयर और फिशर पे देखें, फॉर्मूलेज आपने देख लिए हैं। तो आइए बच्चे अब फिशर पे देखते हैं। फिशर का फॉर्मूला, सॉरी पास्ट ईयर का फॉर्मूला क्या है? पास्ट ईयर का फॉर्मूला है सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q1। क्या है फॉर्मूला? सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q1। तो अभी अभी हमने देखा था ना कि हमने क्या करा है, हमने टेबल्स बना ली हैं बहुत सारी। तो P1Q1 और जो आपको निकालने को बोल रहा है P0Q1 वो आप निकाल लीजिए और यहाँ पर फॉर्मूले में रख के आपके पास पास्ट ईयर का इंडेक्स भी आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा आराम से, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट आपका है फिशर आइडियल इंडेक्स। क्या है? फिशर आइडियल इंडेक्स, ठीक है ना, फिशर आइडियल इंडेक्स। तो देखिए फिशर आइडियल इंडेक्स में क्या है, ये भी आपका फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था ना, क्या था ये? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट ईयर एंड पास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर आपको ऊपर दिख रहा है लिखा हुआ, देखिए ये सारा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, तो ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। और पास्ट ईयर भी आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये 38,720, 31,520 दिख रहा है ना, तो ये लास्ट पास्ट डे है। इसको आप अपने फिशर आइडियल इंडेक्स में रूट के अंदर लिख दीजिए और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसका आंसर निकल जाएगा। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या रह गया बच्चे? अब हमारे पास अगला कौन सा मेथड? लास्ट मेथड। कितने मेथड थे? मैंने बोला था 4 मेथड्स थे। सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज, वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड एवरेज। तो लास्ट 4th मेथड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो ये क्या होता है देखिए, इन वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव द प्राइस रिलेटिव्स फॉर द करंट ईयर आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस। जो बेस ईयर का प्राइस होता है ना उसके बेसिस पर हम लोग इसमें फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए क्या फॉर्मूला है इसका? इसका फॉर्मूला होगा P01 इज इक्वल टू सिग्मा PV। अब ये V क्या आ गया? V तो हमें नहीं कराया अभी तक मैम ने, कोई बात नहीं, हम लोग V अभी समझ लेते हैं क्या होता है। V होता है बच्चे वैल्यू, वैल्यू मैंने समझाया था ना, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू। और वैल्यू का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? वैल्यू का मतलब मैंने नीचे लिखा हुआ है, वैल्यू का मतलब है P0 Q0। क्या है वैल्यू का मतलब? P0 Q0। तो V तो समझ आ गया आपको कि क्या है मेरे फॉर्मूले, जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है
इसमें आपका वी फॉर वैन होता है। वी क्या है? वी है वैल्यू, और वैल्यू का मतलब क्या हुआ? P0 Q0। बेस ईयर की प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा गया है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब P का क्या मतलब है? जो मैंने P लिखा है, ये कौन सा P है? बेस ईयर का प्राइस है, करंट ईयर का प्राइस है, ये है क्या? नहीं, इसको भी मैंने बताया है कि ये क्या है। दिस इज, ये देखिए ये फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों को, ये है, ये क्या है? P1 बाय P0 इंटू 100। P1 क्या? करंट ईयर का प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर का प्राइस इंटू 100। तो ये एक तरीके से फॉर्मूले में सारी चीजें नहीं लिखी, मगर हमने उसे नीचे डिफाइन कर दिया है। ठीक है ना? तो ये हमारा लास्ट फॉर्मूला है। तो ये हमारा अब बन जाएगा, ये है वैल्यू इंडेक्स नंबर। बिफोर वैल्यू इंडेक्स आप यहाँ तक देखिए कितने हो गए अब हमारे प्राइस वाले। हमने करे थे ना शुरू में, कितने टाइप्स थे इंडेक्स नंबर के? 4 टाइप्स थे इंडेक्स नंबर के। प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू और कॉम्पोजिट। 4 टाइप के इंडेक्स नंबर थे। प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू एंड कॉम्पोजिट। तो प्राइस में कितने टाइप के थे? 4 टाइप के। प्राइस के कितने थे? 4 टाइप्स के। वो हमने कर लिए यहाँ पर 4 टाइप्स के। ये फॉर्मूलेज आप लिख लीजिए एक जगह पर ताकि आपको सारे याद हो सकें। तो अब एक हमें करना है जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज वैल्यू इंडेक्स नंबर। कौन सा है? वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू क्या होती है? आप कोई चीज मार्केट से खरीदते हैं, आपने सपोज करिए कोई भी कमोडिटी खरीदी, शुगर खरीदी, फाइन। अब शुगर है 10 रुपीज पर केजी, 10 रुपीज पर केजी। आपने 5 केजी खरीदी, तो मैं बोलूंगी आप 5 केजी खरीद के लाए, तो मैं पूछूंगी इसकी वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे 50 रुपीज। क्या बोलेंगे? वैल्यू 50 रुपीज। तो वो 50 रुपीज आपने कैसे निकाले हैं? आपने 10 केजी, सॉरी 10 रुपीज पर केजी को 5 केजी से मल्टीप्लाई किया, यही करा ना। 1 केजी का प्राइस कितना? 10, और कितना खरीदा? 5 केजी, तो कितना हो गया? 50 रुपीज। दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। तो यही होती है वैल्यू। तो यही हमारा है वैल्यू इंडेक्स नंबर। सो वैल्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। मैंने भी तो यही बोला ना, प्राइस इनटू क्वांटिटी जब आप करते हैं तो क्या निकल कर आ जाता है? वैल्यू निकल कर आ जाती है। सो ये यहाँ से निकल जाएगा। फाइन। A simple ratio is equal to value of the current year divided by value of base year। देखिए सिंपल से आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये वैल्यू इंडेक्स नंबर का एक फॉर्मूला शो हो रहा होगा। सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0। P1 क्या? करंट ईयर का प्राइस। Q1 करंट ईयर की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0। बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई करके क्या निकल कर आ रहा है? करंट ईयर की वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस ईयर की वैल्यू। नहीं समझे बच्चे? देखो अभी मैंने क्या बोला, वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो आपने यही तो लिखा हुआ है, P1 Q1, P1 इंटू Q1। क्या हुआ? करंट ईयर की वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस ईयर की वैल्यू इंटू 100। 100 हम इंडेक्स नंबर निकालने के लिए लगाते हैं, तो आ जाएगा यहाँ से वैल्यू इंडेक्स नंबर। कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए। अब ये एक है चेन इंडेक्स नंबर। चेन इंडेक्स नंबर हमारा क्या होता है? इसमें जब हमें कुछ ज्यादा दिया होता है, मतलब बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स दिए होते हैं, तो हमें उनका एक चेन बनाना पड़ता है। मतलब क्या? आपको प्राइस क्वांटिटी दी गई है 2005, 6, 7, 8, 9, करंट ईयर इज 2010। तो ये हो गया चेन ईयर, एक ईयर नहीं कई सारे, तो ये इसे निकालना पड़ेगा। तो उसका क्या फॉर्मूला है? क्या यूज होता है? दिस मेथड इज यूज the two comparison are not made with a fixed base। मतलब क्या? आप एक फिक्स ईयर नहीं लेते, फिक्स बेस नहीं लेते, आप चेन लेते हैं। कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जहां पर आप एक बेस ईयर नहीं लेते, क्योंकि उनमें जो फ्लक्चुएशंस होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होता है, तो आप एक बेस नहीं लेते, आप उसमें चेन लेते हैं। तो चेन आप लेंगे
और यहाँ पर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एवरेज लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल आपको दिख रहा है यहाँ पे। फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स नंबर बाय चेन बेस्ड मेथड। अब एग्जाम में आपको वो बोलेगा कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, वैल्यू करना है, प्राइस करना है कि चेन करना है। तो इसने बोल दिया चेन बेस्ड मेथड आपको यूज करना है। और आपको जो प्राइस दिए गए हैं वो कौन से साल के दिए गए हैं, 2006, 2007 एंड 2008। तो अब इसके बेस पर हम एक चेन निकाल दें। हाँ जी निकाल दें। अब इसको थोड़ा समझना होगा ध्यान से, पहले ये टेबल देखिए फिर मैं आपको 1 सेकेंड में समझा रही हूँ। देखिए बच्चे टेबल आपने देखिए, यहाँ पर हम लोगों को 4 कॉलम्स बनाने हैं। कितने कॉलम बनाने हैं, 4 कॉलम्स। पहला कॉलम हेडिंग क्या देंगे, ईयर। ईयर तो लिखना पड़ेगा ना, 2006, 2007, 2008। सेकेंड कॉलम प्राइस। प्राइस भी दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ था, नहीं देखा आप लोगों ने, प्राइस दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था, दिया हुआ था। कितना, 50, 60 एंड 65, 2 चीजें दी हुई थी। अब थर्ड कॉलम हमें बनाना है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चे। थर्ड कॉलम में कैसे लिया है इन्होंने, पहला क्या लिया है, 2006 को क्या लिया है, बेस लिया है, तो वो कितना है 100, वो कितना होगा 100 होगा। अब जो नेक्स्ट ईयर है, लिंक लिंक रिलेटिव समझ रहे हैं ना, लिंक बनाना। तो लिंक कैसे बनाया है, प्रीवियस जो उस ईयर का, मतलब जिस ईयर का आप निकाल रहे हैं, पहले उस ईयर का न्यूमरेटर में प्राइस रखिए। कौन से ईयर का निकाल रहे हैं, 2007 का। 2007 का प्राइस कितना, 60, तो न्यूमरेटर में कितना रखेंगे 60, डिवाइडेड बाय कितना, बेस ईयर, मतलब पिछले वाला ईयर का प्राइस, नॉट बेस ईयर, लास्ट ईयर का प्राइस। लास्ट ईयर का प्राइस कितना है 50, डिनोमिनेटर में कितना लिखेंगे, पिछले साल का प्राइस, और वो कितना है 50 है, इंटू 100, कितना इंटू 100। तो क्या आंसर आ गया ना हमारा 120। आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट 2008 का भी हम ऐसे ही निकाल दें, निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, हाँ निकल सकता है। 2008 का ईयर, 2008 का भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। कैसे, करंट ईयर का प्राइस न्यूमरेटर में, लास्ट ईयर का प्राइस डिनोमिनेटर में, इंटू 100। तो ये एक टेबल बन जाएगी हमारी, एक कॉलम पूरा हो जाएगा जिसका नाम है लिंक रिलेटिव, जिसका नाम है लिंक रिलेटिव। अब लास्ट कॉलम पे आइए, चेन इंडेक्स। क्या लेना है, चेन इंडेक्स। चेन इंडेक्स बनाना है हमें, चेन बेस मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो आप निकालिए चेन इंडेक्स कॉलम। आप इसमें वही 2006 आप बेस मानकर शुरू कर रहे हैं वहां से, तो आप उसको ले रहे हैं 100। क्या ले रहे हैं 100 ले रहे हैं। तो अब 2007 पर चले, तो 2007 न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या रखना होता है हमें, न्यूमरेटर में हम रखते हैं उस साल का लिंक रिलेटिव। कितना है लिंक रिलेटिव, ध्यान से देखिए कितना है लिंक रिलेटिव, 120। 120 दिख रहा है सबको, 2007 का लिंक रिलेटिव 120 इंटू, इंटू क्या, प्रीवियस ईयर का लिंक रिलेटिव। कितना, प्रीवियस ईयर का लिंक रिलेटिव देखिए 2006 की टेबल में जाइए और लिंक रिलेटिव पे ध्यान दीजिए, कितना है 100 है, डिवाइडेड बाय क्या 100, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100 कर देंगे। हो गया 7 का। अब एक बार और समझाती हूँ 2008 की हेल्प से। ईयर 2008 में जाइए, चेन इंडेक्स नंबर वाले कॉलम में जाइए बच्चे। पहले क्या रखिए, जिस साल का आप निकालने वाले हैं ना, 2008 का निकालने वाले हैं, तो 2008 का लिंक रिलेटिव कितना आया है, देखिए 2008 का लिंक रिलेटिव कितना है 108 आया है कि नहीं, 108 इंटू लास्ट ईयर का लिंक रिलेटिव, कौन सा ईयर है 2007, लास्ट ईयर कौन सा है 2007, उसका लिंक रिलेटिव कितना आया है 120, 120। आ गया कि नहीं आ गया, हो गया ना ये चीज। और डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100 कर सकते हैं। हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर ये हमारा आंसर निकल आया, हो गया। तो ये हमारा था चेन इंडेक्स नंबर, ये हमारा था चेन इंडेक्स नंबर।
आई होप आपको ये इंडेक्स नंबर यहाँ से अच्छे से समझ आया होगा। आपको अगर नहीं लग रहा हो कि हमें ये पीपीटी नहीं मिलेगी या हम कैसे देखेंगे, तो मैं आपको आपकी बुक का भी पीडीएफ शो कर रही हूँ। आप ये पीडीएफ भी देख सकते हैं। ये आपकी की एसओए की बुक है, इंडेक्स नंबर इसमें गिवन है। आप इसे ध्यान से देखिए, इसमें आपके सारे टॉपिक्स जो भी मैंने कवर किए हैं पीपीटी में, वो सारे इसमें आराम से आपके कवर हो रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, कैसे आती हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये आप ध्यान से यहाँ देख सकते हैं। देखिए मैंने आपको एक दिखाया था ना बना के, एक ग्राफ, एक टेबल के थ्रू। कितने टाइप के इंडेक्स नंबर होते हैं? 2 टाइप के, अनवेटेड एंड वेटेड। कितना होता है? अनवेटेड एंड वेटेड। दिख रहा है सबको? और ये दोनों को फर्दर कितना डिवाइड कर सकते हैं? 2 कैटेगरीज में, सिंपल एग्रीगेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव। तो हम लोगों ने किया है ये वाला कि नहीं किया है? तो ये आपकी बुक्स में भी है। कोई आपको एक्स्ट्रा पीपीटी, एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं चाहिए। आप अपनी बुक्स पे कंसंट्रेट करिए। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू, बहुत सारे एग्जांपल्स की हेल्प लेके ये समझाया गया है। देखिए ये निकाला हुआ है कि नहीं, कितना अच्छा क्वेश्चन आपको करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ से आप हेल्प लीजिए। जो मैंने आपको लास्ट पियर्स, पास्चे, फिशर, कैली, ये सारे मेथड्स करवाए हैं ना, ये भी गिवन हैं। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि पता नहीं हमारी बुक्स में गिवन है या नहीं, ये मैम करा रही हैं। ये सब गिवन है, ध्यान से देखिए। आपको ये आप ही की बुक है, सोल की बुक है, जो सोल से आपको मिलती है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से आपको मिलती है ना, ये वही बुक है। उसी बुक को मैंने यहाँ पर दिखाया है। लास्ट ईयर, पास्चे, फिशर, ये सब मेथड इसमें कवर हैं और सबके फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से डिफाइन करके दिए गए हैं। देखिए ध्यान से बच्चे, P1Q0 क्या होता है? P क्या होता है? Q O0 क्या मतलब है इसका? ये सब यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ तक कि इंडेक्स नंबर को कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं, वो भी यहाँ पर एक एक स्टेप को डिफाइन किया गया है। सो आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी करने में। अगर आप कोई स्टार्टिंग का मिस कर गए हैं ड्यू टू एनी टेक्निकल रीजन और लेट ज्वाइन किया है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी बुक्स को देखिए, ये देखिए एक एक स्टेप लिखा हुआ है इसमें, कैसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अगर आप कहीं अटक रहे हैं ना करने में, कहीं नहीं समझ आ रहा, तो आप ये स्टेप्स को पढ़िए ध्यान से, आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा बच्चे। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको करने में। देखिए सारा कोर्स इसमें कवर है। पास्चे मेथड, लास्ट पियर्स मेथड, फिशर्स मेथड, बाउली मेथड, मार्शल एजवर्थ मेथड, सारे मेथड्स इसमें गिवन हैं। हाँ, एग्जाम में जो क्वेश्चन है, मैं ये बता सकती हूँ कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें एटलीस्ट 3 से 4 आपको निकालने के लिए आ सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था, लास्ट ईयर, पास्चे और फिशर निकालने को पूछा हुआ था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जहाँ पर आपको 3 से 4 एक साथ बोले जाएं कि आप निकालिए। मगर ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, फॉर्मूलाज को थोड़ा सा समझना होगा। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है कि इतने सारे फॉर्मूलेज हैं, हम लोग कैसे लर्न करेंगे। आपको बेसिक 2 लास्ट ईयर और पास्चे का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, उसके बाद आपको पता है, मैंने फिशर अभी आपको बताया, ज्योमेट्रिक मीन होता है, कैसे इनको लेना है ये सारा आप आराम से कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास कैलकुलेटर्स अलाउड है, तो कैलकुलेशंस में कोई टाइम नहीं लगने वाला है आपको, ठीक है ना। तो ऐसे कोई टेंशन नहीं है कि कैसे होगा, इतने सारे फॉर्मूलाइज, कंफ्यूजन होगा, कुछ नहीं होगा। आप ध्यान से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। सो ये आपका सारा टेस्ट है। कौन कौन से टेस्ट होते हैं? टाइम रिवर्सल टेस्ट है, और ये सारे, ये थोड़े बहुत फैक्टर रिवर्सल, ये सब चीज़ें भी आपको इसमें से थोड़ा सा रीड आउट करनी होंगी। ये देखिए चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर मैंने अभी आपको कराया है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर्मूला चेन बेस्ड इंडेक्स का क्या होता है? चेन बेस्ड इंडेक्स, करंट ईयर का लिंक रिलेटिव, LR स्टैंड फॉर लिंक रिलेटिव, इनटू प्रीसीडिंग ईयर का चेन इंडेक्स इनटू डिवाइडेड बाय 100। करंट ईयर का लिंक रिलेटिव इनटू प्रीसीडिंग ईयर का चेन इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए बस आप, और आपका आराम से क्वेश्चन सारे इजीली हो जाएंगे। तो आई होप आपको इंडेक्स नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करें। हमारा जो आज का टॉपिक है नेक्स्ट,
दैट इज द टाइम सीरीज। क्या है? टाइम सीरीज। देखिए टाइम सीरीज क्या होती है बच्चे, क्यों हम टाइम सीरीज पढ़ रहे हैं? जब आप अपना डाटा अरेंज करते हैं, आप कोई भी डाटा है आपके पास, आप उसको अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं कि कौन सी चीज पहले हुई, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो जो स्टैटिस्टिकल एक सीरीज बनाते हैं ना हम लोग, उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज। क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज। देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, when quantitative data are arranged in the order of their occurrence। जब डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, कौन सा डाटा? क्वांटिटेटिव। आपको पता है डाटा दो टाइप का होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, है ना? तो क्वांटिटेटिव डाटा को जब आप अरेंज करते हैं ऑर्डर में, कैसे, कौन से ऑर्डर में? इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि मॉर्निंग में सबसे पहले क्लास शुरू हुई, कि पहले आपने ज्वाइन किया, कि पहले मैंने इंडेक्स नंबर कराया, तो क्या आप बोलेंगे कि पहले हमने ज्वाइन किया, फिर क्लास शुरू हुई, और फिर मैम ने इंडेक्स नंबर शुरू कराया। तो आपने कैसे करा, कौन सा काम पहले हुआ, उस ऑर्डर में आपने अरेंज किया ना सब कुछ। तो वैसे ही जब हम डाटा को अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, कि कौन सी चीज पहले हुई, कौन सी बाद में हुई, इस तरीके से जब हम अरेंज करते हैं, तो जो सीरीज निकल कर आती है, रिजल्ट निकल कर आता है, उसे हम बोलते हैं टाइम सीरीज। क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज। ठीक है ना? तो ये होती है टाइम सीरीज। तो इस टाइप का हम लोग बनाते हैं। ये हालांकि बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे बेसिक्स हैं। देखिए अब इसका हमें थ्योरी में ज़्यादा नहीं जाना है, हम इसके प्रैक्टिकल पे थोड़ा ध्यान देंगे। सो कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज क्या क्या होते हैं बच्चे? 4 टाइप्स के कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ पर मानते हैं कि टाइम सीरीज में होते हैं। मतलब क्या होता है इसका मतलब? कंपोनेंट्स मतलब 4 टाइप की टाइम सीरीज बन सकती है। कैसे बन सकती है? पहली होती है आपकी सेक्युलर और बेसिक और लॉन्ग टाइम ट्रेंड। ट्रेंड कैसा होता है? लॉन्ग टाइम ट्रेंड। सीजनल वेरिएशन, सीजन के हिसाब से जो चेंजेस होते हैं। बिजनेस साइकिल, साइक्लिकल मूवमेंट्स और इरेगुलर फ्लक्चुएशंस। कौन सी? इरेगुलर फ्लक्चुएशंस। ये 4 टाइप के कंपोनेंट्स आपके इन्होंने हमें समझाए हैं। मैं आपको एक पीपीटी शो करती हूँ, पहले हम उस पीपीटी में से समझते हैं, फिर हम लोग आपकी बुक के ऊपर चलते हैं, फिर हम देखते हैं आपकी बुक में भी क्या यही चीजें समझाई गई है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो टाइम सीरीज है उसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट स्पेसिफाइड टाइम, यूजुअली एट इक्वल इंटरवल्स, कलेक्शन ऑफ रीडिंग्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड। ये सारी चीजें डेफिनेशंस दी गई हैं, आपकी बुक्स के अंदर भी दी गई हैं, ठीक है ना? तो ये सारा हमारा टाइम सीरीज के बारे में बताता है। देखिए अब आपका ये एक 2 एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि नहीं? 2 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है डेज। डेज दिए गए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे डेज दिए गए हैं। और क्या लिखा गया है? नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ मिल्क सोल्ड, मतलब एक दिन में कितना पैकेट ऑफ मिल्क सेल हुआ। मंडे को 90 हुआ, ट्यूसडे को 88 हुआ, वेडनेसडे को 85 हुआ। ऐसे करके दिया हुआ है ना डाटा आपको। अब आप देखिए आपको डाटा से क्या दिख रहा है? आप डाटा देख रहे हैं कि मंडे को कितना पैकेट सेल हुआ। तो क्या दिख रहा है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यहाँ तक आपका जो सेल है वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मगर सैटरडे संडे को वो बढ़ गया है। फिर से डाटा से पता लग रहा है कि नहीं पता लग रहा? हाँ, डाटा को देखकर हम एक टाइम सीरीज बना रहे हैं कि जो वर्किंग डेज मानते हैं हम लोग, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, उन 5 डेज में जो पैकेट का सेल है, मिल्क पैकेट का सेल है, वो रिड्यूस हो रहा है, मगर सैटरडे संडे में वो इंक्रीज हो गया है। तो ये एक अकरेंस ऑफ सीरीज बनाई है हमने कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, ये हमने यहाँ से शो किया है। क्या दूसरा एग्जाम्पल आप देखें तो ये पॉपुलेशन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? पॉपुलेशन को शो कर रहा है ईयर वाइज। ईयर कौन कौन से लिए गए हैं? 1921, 31, 41,
इस तरह से बहुत सारे ईयर्स लिए गए हैं और हम ये दिखा रहे हैं कि ईयरली पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम ईयर टू ईयर। फाइन, तो ये हमारा एग्जाम्पल है जो हम टाइम सीरीज में करते हैं ना। इम्पोर्टेंस क्या होती है टाइम सीरीज की, व्हाई इट इज वेरी यूजफुल, क्या होती है बच्चे? इट इज द बेसिस, एज द बेसिस ऑफ टाइम सीरीज बिजनेसमैन कैन प्रिडिक्ट अबाउट द चेंजेस इन इकोनॉमी। मैंने समझाया था ना शुरू में। देखिए, आप पिछला ट्रेंड देखकर ये पता कर सकते हैं। अब आपने मिल्क का एग्जांपल देखा, जो पैकेट सोल्ड हुए हैं ना, दूध के पैकेट सोल्ड हुए हैं, उनका आपने एग्जांपल देखा कि मंडे टू फ्राइडे तो वो कम हो रहे हैं, सैटरडे संडे में वो इंक्रीज हो रहे हैं। फाइन, तो इसका मतलब लोग सैटरडे संडे को ज्यादा पैकेट खरीद रहे हैं। तो अब जो बिजनेसमैन है, जो मिल्क मैन है, उसको आइडिया हो जाएगा कि मंडे टू फ्राइडे में उसको कितना प्रोडक्शन, कितने पैकेट्स को रखना होगा अपनी शॉप पे, और सैटरडे संडे में क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है तो वो कितना एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसकी सेल कितनी हो सकती है। तो ये सब उसको आइडिया मिल रहा है, मगर कहाँ से मिल रहा है उसको? ये सीरीज से मिल रहा है। सो बहुत सारे इंपॉर्टेंस होती हैं टाइम सीरीज की। जैसे आपको आपका प्रॉफिट पता लग सकता है, आपको पता लगेगा कि मेरा प्रॉफिट कैसे कैसे बढ़ा। फ्यूचर में अगर कोई अनसर्टेनिटी आपको दिख रही है, कोई ऐसी मिस हैपनिंग होने वाली है, कोई लॉसेस प्रेडिक्ट आप कर रहे हैं कि हो सकते हैं, तो आप अपने आप को सेव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ। तो सेल आप अपनी, जैसे आप एक बिजनेसमैन है, वो सेल फोरकास्ट करना चाहता है। जैसे अभी देखिए क्या चल रहा है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो हम ये मानते हैं कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा, जब सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगी, तो जो बिजनेसमैन है वो ये देखा है कि मेरी सेल कैसे बढ़ेगी, मतलब कितनी बढ़ेगी, क्या लोग खरीदने आएंगे, तो वो फोरकास्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि वो सोच रहा है किस किस चीज की सेल बढ़ने के चांसेस हैं। अभी क्या हुआ, जब कोरोना का हुआ तो किसकी सेल सबसे ज्यादा बढ़ी? सैनिटाइजर और मास्क की। तो ये क्या था, ये सेल फोरकास्टिंग हुई ना कि हाँ किसकी सेल बढ़ेगी, क्योंकि कोरोना में रिक्वायरमेंट किसकी सबसे ज्यादा हो रही है इस टाइम पर? एक तो आपका सैनिटाइजर और एक आपके मास्क। तो ऐसे ही कोई भी बिजनेसमैन अपने सेल्स को फ्यूचर में कितनी होगी उसका फोरकास्टिंग कर सकता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ टाइम सीरीज, विद द हेल्प ऑफ टाइम सीरीज। स्टॉक मार्केट तो आप बच्चे सुनते ही रहते हैं, स्टॉक मार्केट में बढ़ गया, स्टॉक मार्केट रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया। तो क्या स्टॉक मार्केट को भी हम एनालाइज कर सकते हैं? हाँ, हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि प्रीवियस ट्रेंड कैसा रहा है, पिछले कुछ सालों में कैसा रहा है, कौन से मंथ में बढ़ता है, कौन से फ्यूचर, कौन से इवेंट, कौन से टाइम पर, कौन से फेस्टिवल टाइम पर बढ़ता है, क्या होने से घट जाता है। तो वो सारा हम एनालाइज कर सकते हैं। हम इकोनॉमी को फोरकास्ट कर सकते हैं, हम रिस्क को एनालाइज कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं जो हम टाइम सीरीज की हेल्प से चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं फ्यूचर को अपने। फाइन। अब ये जो कंपोनेंट्स है ना, मैंने अभी आपकी बुक में भी दिखाए थे कि लिखे हुए हैं 4 टाइप्स के कंपोनेंट्स, सेक्युलर, सीजनल, साइक्लिकल, इरेगुलर। 4 टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। तो ये 4 टाइप्स के कंपोनेंट्स आपके टाइम सीरीज में देखिए ध्यान से आपको दिख रहे होंगे, आपके नोट्स में भी गिवन हैं। मैं बार बार कह रही हूँ बच्चे, आप लोग पीपीटी के पीछे मत भागिए कि हमें पीपीटी चाहिए या हमें ये चाहिए। आपको ऑब्वियसली मिल जाएगी, मगर आपकी बुक्स, आपके नोट्स बहुत अच्छे से गिवन है। एवरीथिंग इज गिवन इन योर बुक्स एंड नोट्स, तो प्लीज आप उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करिए। अब पहला ट्रेंड होता है हमारा सेक्युलर ट्रेंड। क्या होता है? सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर क्या होता है बच्चे? जैसे इंक्रीज और डिक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ अ टाइम सीरीज इज कॉल्ड अ सेक्युलर ट्रेंड। जैसे पॉपुलेशन का मैंने एग्जांपल दिखाया, तो क्या था? पॉपुलेशन इंक्रीज। क्या था? इंक्रीज। पॉपुलेशन इंक्रीज ही हो रही है ना डे बाय डे। ऐसा तो नहीं कि आज कम हो गई, कल बढ़ गई, आज कम हो गई, ऐसा तो नहीं है। इंक्रीज हो रही है, एक ट्रेंड चल रहा है हमारा। क्या ट्रेंड चल रहा है? दैट इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी हमारी अपग्रेड हो रही है, डाउनग्रेड हो रही है? अपग्रेड हो रही है। तो ये जो इंक्रीज या फिर कोई डिक्रीज है, ये सब क्या है? तो ये है हमारा सेक्युलर ट्रेंड। अब देखिए एग्जांपल्स देखिए ध्यान से। पॉपुलेशन इंक्रीजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, prices increases
ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर। कैसे पता लग रहा है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। ये सब क्या है एग्जाम्पल? मैंने अभी बोला ना, किसके एग्जाम्पल हैं? टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, किसके एग्जाम्पल हैं? अपवर्ड ट्रेंड के। अपवर्ड समझते हैं ना, जो ऊपर जाता है, ऊपर इंक्रीज हो रहा है, ये क्या है? अपवर्ड ट्रेंड है। नाउ अब सेल किसी कमोडिटी की अगर कम हो रही है, क्योंकि डे बाय डे बेटर प्रोडक्ट आ रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं आज के टाइम में कौन से फोन ज्यादा चल रहे हैं, मोबाइल्स कौन से चल रहे हैं? टच स्क्रीन वाले। क्या कीपैड वाले भी आज ट्रेंड में है? नहीं है मगर बहुत 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 कम है, और डे बाय डे आई थिंक कम ही होते जा रहे हैं। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो कीपैड वाले बटन वाले होते हैं ना, बटन वाले जो फोन हैं, मोबाइल्स हैं, उनकी जो सेल है वो रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो क्या उसको क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड ट्रेंड। क्या बोलेंगे? डिक्लाइनिंग ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड। तो ट्रेंड सेक्युलर ट्रेंड समझ आया? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सेकेंड होता है सीजनल वेरिएशन। सीजनल वर्ड कहाँ से आया आप समझ ही गए बच्चे। सीजन, सीजन समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, सीजन हमारे यहाँ इंडिया में तो बहुत सारे सीजन हैं, आप समझ ही सकते हैं। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सीजनल वेरिएशन आर द शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस in the time series which occur periodically in a year and this continue to repeat year after year। कैसे? हमारे यहाँ समर्स आ रही है, विंटर्स आ रही है, तो समर्स में समर्स का डिमांड, समर के प्रोडक्ट्स की डिमांड है, समर की क्लोथिंग की डिमांड है। अब आपका रेनी है तो रेनी सीजन में क्या अम्ब्रेलास की डिमांड बढ़ेंगी, विंटर में विंटर क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाएंगी। तो ये क्या होते हैं? सीजनल वेरिएशन होते हैं। अब आप क्या मानते हैं कि क्या विंटर में एसी की डिमांड बढ़ेगी? नहीं, विंटर में थोड़ी ना एसी की डिमांड बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? समर में बढ़ेगी। एसी कूलर इनकी डिमांड कब बढ़ेगी? समर में बढ़ेगी। तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं ये शॉर्ट टर्म होती हैं। जैसे एसी और कूलर हैं बच्चे, इनकी डिमांड बढ़ रही है समर में, तो अब ट्रेंड कैसा जा रहा है? ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर ऊपर, सेल क्या हो रही है? इंक्रीज। बट जैसे विंटर आएंगे, रेनी सीजन हो जाएगा, तो आप इनकी सेल क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो इट्स अ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, मतलब एक सीजन में बढ़ रहा है और एक सीजन में जहां इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती वहां उस चीज का, उस पर्टिकुलर कमोडिटी का रिड्यूस होने लग जाता है। और ये हर साल रिपीट होते हैं, ऑब्वियस ही बात है। आप हर साल रिपीट होंगे क्योंकि हर साल सीजन रिपीट होते हैं। तो नेक्स्ट ईयर फिर से जब समर आएगी तो फिर से डिमांड बढ़ेगी, फिर से विंटर आएगा फिर से डिमांड घटेगी। तो ये सहारा होता है आपका सीजनल वेरिएशन। सीजनल पहला कौन सा हुआ? सेकुलर। सेकुलर इज अ काइंड ऑफ अ परमानेंट। समझ रहे हैं ना? अगर एक बार आपके चीज की डिमांड घटने लग गई, जैसे आपने बोला कीपैड फोन्स, जो बटन वाले फोन्स हैं, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी के फोन मार्केट में आ चुके हैं, तो उनकी डिमांड रिड्यूस 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 ही जाएगी, वो फिर अप नहीं जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ, वो रिड्यूस ही जाएगी, वो अप नहीं जाएगी। मगर सीजनल में ऐसा नहीं है। सीजनल होता है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, इसमें कभी बढ़ती है और कभी रिड्यूस भी होती है। सो देखिए इसमें लिखा हुआ है मेजर फैक्टर्स कौन से हैं? वेदर कंडीशंस एंड कस्टम्स ऑफ पीपल। एक तो वेदर कंडीशन आपको मैंने अभी समझाई, एक कस्टम्स। कस्टम्स मतलब ट्रेडिशंस होते हैं। जैसे फेस्टिवल टाइम पे कैसे कपड़ों की डिमांड होगी? फेस्टिवल कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी। वूलन क्लोथ्स की डिमांड कब बढ़ेगी? विंटर्स में बढ़ेगी, ठीक है ना? आइसक्रीम्स की सेल कब होगी? समर में ज्यादा होगी। विंटर में होती है बट थोड़ी कम होती है, ठीक है ना? तो ये सारे सीजन्स, जो ये सारे जो इफेक्ट हैं, ये किसकी वजह से हैं? ड्यू टू सीजनल वेरिएशन। नाउ थर्ड है हमारा साइक्लिकल वेरिएशन। अब साइकिल कैसे चलाते हैं हम लोग? एक बार पैर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे चलता है ना? तो साइक्लिकल वेरिएशन आर द रिकरेंट upward and downward movement in a time series but the period of cycle is greater than a year। ठीक है? अभी मैंने बोला आपको सीजनल। सीजनल तो आपका बहुत शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है। 4 मंथ्स का समर, 4 मंथ्स का विंटर, 4 मंथ्स का आपका रेनी सीजन आ गया। तो ये शॉर्ट टर्म है, मतलब एक ईयर नहीं लगता, कुछ मंथ्स लगते हैं और आपका सीजन चेंज होता रहता है। 6 मंथ लग जाएंगे, साल लग गए सीजन चेंज होने में, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो हो गया शॉर्ट टर्म। बट
साइक्लिकल जो होता है, सो हम लोग कर रहे थे साइक्लिकल वेरिएशंस। साइक्लिकल वेरिएशन जैसे मैं आपको समझा रही थी बच्चे कि आपका ईयर मोर देन अ ईयर होता है। जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सीजनल वेरिएशन। तो सीजनल वेरिएशन था वो आपका ईयर, एक साल से ज्यादा का नहीं बोला मैंने, उसको बोला उससे कम होता है, शॉर्ट टर्म होता है। बट जो साइक्लिकल वेरिएशन है ना, ये ज्यादा भी हो सकता है, एक साल से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये कैसा होता है, जैसे आपने पढ़ा रिसेशन, अभी क्या बोल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि इस टाइम पर लॉकडाउन है, सब कुछ रुका हुआ है, सो रिसेशन है। कई बार हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे लेवल पर चल रही होती है, हमारा बिजनेस बहुत हाई लेवल पर होता है, तो वो क्या कहलाता है, पीक लेवल कहलाता है। क्या कहलाता है, पीक लेवल। और फिर धीरे धीरे नीचे जाती है, फिर धीरे धीरे हम ऊपर जाते हैं, रिकवरी फेज में आते हैं, इकोनॉमी भी रिकवरी फेज में आती है, बिजनेस भी रिकवरी फेज में आते हैं। जैसे आप ये मानिए कि अगर आप कोई ऐसे बिजनेस में काम कर रहे हैं जिसका अब बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं है, बट ऑल ऑफ सडन उसका ट्रेंड मार्केट में आ गया, या आपने उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर दी और वो मार्केट में फिर से आ गया, तो वो जो ट्रेंड पूरा चलता है बच्चे, वो आपका कहलाता है साइक्लिकल वेरिएशंस। क्या कहलाता है, साइक्लिकल वेरिएशन। जैसे साइकिल होती है ना, एक बार पैर नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, तो ऐसे ही एक बार आपका नीचे जाता है, रिसेशन होता है, टफ टाइम आपका एक रहेगा, फिर रिकवरी होगी, फिर पीक पर आएंगे, फिर रिसेशन, फिर इस तरीके से ये चलता रहेगा। सो ये साइकिल जो है, ऑसिलरी मूवमेंट हैज टू पास थ्रू 4 phases। कितने phases, 4 phases। प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। देखिए नाम से तो आपको सारे आप बच्चों को पता होगा। प्रॉस्पेरिटी इज अ गुड टाइम, रिसेशन इट्स अ बैड टाइम, डिप्रेशन इज द बैडेस्ट टाइम, एंड रिकवरी इज अगेन अ गुड टाइम। सो अच्छी वाली, थोड़ा बुरा, फिर ऑलमोस्ट बुरा, फिर अच्छा टाइम। तो ये बिजनेस में 4 phases आते हैं इसी ऑर्डर में, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, साइक्लिकल। अब हमने कितने फेज कर लिए, कितने कंपोनेंट कर लिए, 3 कंपोनेंट। पहला सेक्युलर, दूसरा सीजनल, थर्ड साइक्लिकल। नाउ द फोर्थ फेज, कौन सा फेज, फोर्थ, इरेगुलर। इरेगुलर वेरिएशन, नाम से पता लग रहा है, इट इज नॉट अ रेगुलर फ्लक्चुएशन। ये रेगुलर वाला नहीं है। रेगुलर वाला कौन सा होता है बच्चे, जो आपको पता होता है कि ऐसा होगा, आपको पता है टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो अब ये वाला मेरा जो प्रोडक्ट है मार्केट में नहीं बिक रहा, या आपको पता है कि अभी विंटर आ गई तो एसी कूलर की डिमांड घट जाएगी। तो ये वाला जो वेरिएशन होता है ना, ये एक्चुअली में इरेगुलर है, रेगुलर फ्लो में नहीं आता है। इसको हम लोग रेजिडुअल वेरिएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिडुअल वेरिएशन। ये कौन कौन सा हो सकता है, कोई भी ऐसा इवेंट जो अनएक्सपेक्टेड हो। कौन सा हो, अनएक्सपेक्टेड हो, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, वॉर, इस टाइप का। समझ रहे हैं ना। अब फ्लड क्या किसी को बता के आएगी, नहीं। किसी को है प्रोटेक्शन कि अगले साल फ्लड आ रही है या नेक्स्ट ईयर अर्थक्वेक आने वाला है, नहीं है ना बच्चे ऐसा प्रोटेक्शन। के ट्रेंड होते हैं, वेरिएशंस होती हैं बिजनेस के अंदर, इनको हम बोलते हैं इरेगुलर वेरिएशंस। क्या बोलते हैं, इरेगुलर वेरिएशन। नाउ अब ये है टाइम सीरीज के कुछ मॉडल हैं। आप लोगों ने मैंने आपको मैथ्स कराया था, तो मैंने उसमें मैट्रिसेस में मॉडल्स, मल्टीप्लिकेशन में कराई थी, एसोसिएटिव वगैरह। तो यहाँ भी जो टाइम सीरीज है, इसमें भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब है। ये क्यों हम निकाल रहे हैं, हम लोग एक टोटल इफेक्ट देखना चाहते हैं सारे वेरिएशंस का, टोटल ओरिजिनल डाटा देख रहे हैं। टी स्टैंड फॉर ट्रेंड, पहले वाला सेक्युलर, एस सीजनल, सी साइक्लिकल, एंड व्हाट इज आई, आई इज इरेगुलर। इरेगुलर तो बहुत कम होता है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि फ्लड अर्थक्वेक रोज रोज आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। तो इरेगुलर बहुत ज्यादा नहीं होता, कम होता है। बेसिकली आपके 3 कंपोनेंट है जो इफेक्ट कर रहे होते हैं, ट्रेंड, सीजनल एंड साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। तो अगर आप इन तीनों को ऐड करके करते हैं तो आपका बनता है एडिशन मॉडल, और मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका बनता है मल्टीप्लिकेशन मॉडल। कौन सा बनता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडल। अब हमारे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग इन ट्रेंड्स, इन वेरिएशंस को जज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसा होगा, शो कर सकते हैं कि कैसे ये ट्रेंड हमारे इफेक्ट करने वाले हैं।
देखिए जो पहला है सेकुलर ट्रेंड, वैसे तो सारे मेथड्स का मैं आपको एक कंबाइंड भी करा सकती हूँ, आपकी बुक्स में हो सकता है कंबाइंड दिया हो, कोई बात नहीं, हम लोग कंबाइंड भी देख सकते हैं, हम लोग अलग अलग वेरिएशन के अकॉर्डिंग भी मेथड को देख सकते हैं, मेथड ऑलमोस्ट सेम है सबके। तो पहला होता है फ्री हैंड कर्व, जैसे आप नॉर्मल से कर्व बनाते हैं ना अपने हाथ से कि अभी मेरा बिजनेस बढ़ा फिर कम हुआ, इस तरीके से। सेकेंड है सेमी एवरेज मेथड, फिर है मूविंग एवरेज मेथड, एंड लास्ट है लीस्ट स्क्वायर मेथड। कौन सा? लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो इसमें से सारे मेथड्स अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो पहला हम देखते हैं फ्री हैंड कर्व मेथड। फ्री हैंड कर्व मेथड के लिए आपको एक एग्जांपल देखना होगा बच्चे, आपकी स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा एग्जांपल, जिसमें ईयर्स दिए हुए हैं 1989, 90, 91, 92, इस तरह से कुछ ईयर्स दिए गए हैं और प्रॉफिट दिया गया है हर ईयर का 148, 149, दीज आर द प्रॉफिट्स इन थाउजेंड्स, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट्स दिए गए हैं आपको। तो फ्री हैंड कर्व में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पेपर लेते हैं और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिफाइन करते हैं। डिफाइन करना मतलब क्या कि एक्स एक्सिस पे क्या लिखोगे, टाइम लिखोगे। एक्स एक्सिस समझते हैं ना बच्चे, एक्स एक्सिस पे टाइम दिखाएंगे, डाटा, डाटा जैसे हमारे क्वेश्चन में डाटा क्या है, प्रॉफिट है, उसको कहाँ दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। और फिर पॉइंट्स डालते हैं ना, कौन से साल में कितना है, पॉइंट्स डाल के और फिर उनको ज्वाइन करके सिंपल स्मूथ हैंड से ज्वाइन करेंगे, तो एक आपका फ्री हैंड कर्व बनेगा। देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर ट्रेंड लाइन एक दिख रही है, एक्स एक्सिस पे ईयर लिए हैं, टाइम मैंने बोला ना, एक्स एक्सिस पे क्या लेना होगा, टाइम। टाइम क्या है, ईयर्स, 89, 1989, 1990, 1991, ऐसे ईयर्स ले लीजिए। और फिर वाई पर क्या लेना होगा, वाई पे लेना होगा आपको आपका डाटा लेना होगा। और डाटा क्या है, डाटा है आपका प्रॉफिट। क्या है डाटा, प्रॉफिट, प्रॉफिट है ना। तो आप अपना डाटा को वाई एक्सिस पे रखिए और जैसे जैसे आपको ईयर्स में दिखाया गया है वैसा वैसा प्लॉट करते जाइए, एक एक डॉट डालते जाइए और फिर उस डॉट को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन निकल कर आ जाएगी। क्या निकल कर आएगी, ट्रेंड लाइन। वो ट्रेंड लाइन क्या दिखाती है आपको कि कैसे कैसे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। अभी ये ट्रेंड लाइन बड़े दिखाई जा रही है न्यूज चैनल्स पर, किसमें, कोरोना के केसेस में दिखाई जा रही है कि कैसे कैसे हर स्टेट में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कंट्रीज में बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ फ्री हैंड कर्व के थ्रू ही दे आल्सो वांट टू डिपिक्ट, दे आल्सो वांट टू शो कि कैसे आप लोगों का कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रेंड लाइन द न्यूज चैनल्स, द वेरियस पर्सन आर शोइंग कि कैसे आप लोग कैसे ये केसेस बढ़ रहे हैं। सो नाउ सेकंड मेथड है सेमी एवरेज मेथड। देखिए ये हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये मेथड है तो मैंने सोचा कि मैं आपको एटलीस्ट इससे इंट्रोड्यूस जरूर करा दूं, बट ये हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ लीस्ट स्क्वायर मेथड है। तो ये होता है हमारा सेमी एवरेज मेथड, जिसमें हम एक्चुअली में डाटा को डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में। सेमी है ना, सेमी मतलब क्या, हाफ, तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ज्यादा हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी ये हमारे सिलेबस में नहीं है। देन हमारा आता है मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड ये बहुत पॉपुलर मेथड है लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए। लॉन्ग टर्म ट्रेंड कौन से वाला था, याद करिए। हालांकि हम इसे शॉर्ट टर्म में भी यूज कर सकते हैं, सीजनल में, साइक्लिकल में, तो उसको हम बोलते हैं कौन सा, मूविंग एवरेज मेथड। इसमें कैसे करना होगा, देखो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल से समझाया हुआ है। इसमें हमें कुछ टाइम लेना होता है, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर्स, ऐसे हमें लेने पड़ते हैं। फिर हम उनका एक एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो जैसे अगर आपने 3 ईयर्स का लिया है तो 1, 2 एंड 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर का टोटल करिए, डिवाइड बाय 3 करिए, एक एवरेज निकल कर आएगा, आएगा कि नहीं, हाँ। और फिर हम लेते हैं सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर का, ठीक है। फिर लीजिए थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर का, इस तरीके से आप लेते जाएंगे और आपका 3 साल का, 3 इयर्स का एवरेज निकलेगा।
3 ईयर ही लेना जरूरी नहीं है, आप 5 भी ले सकते हैं, आप 7 भी ले सकते हैं, जैसे भी आपको लेना हो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। जैसे ये जो एग्जाम्पल है इसमें लिखा हुआ है फाइंड आउट द 5 इयर्स मूविंग एवरेज। कितना? 5 इयर्स, 5 इयर्स का निकालना है। तो देखो मैं इसका कैसे टेबल बनाया हुआ है, ध्यान से देखिए बच्चे। पहला कॉलम क्या है? ईयर्स। कौन सा है? ईयर्स। ईयर समझ रहे ना, टाइम पीरियड। दूसरा कॉलम प्राइस ऑफ शुगर, ये तो आपको क्वेश्चन में डाटा दिया गया था। अब थर्ड जो कॉलम है वो हमने निकाला है, हमने फाइंड आउट किया है। कैसे किया है? ध्यान से देखिए बच्चे। 5 इयर्स का बोला है, कितने साल का बोला है? 5 इयर्स का। तो पहले 5 इयर्स ले लीजिए। कौन कौन से हैं पहले 5 इयर्स? 1982, 83, 84, 85, 86 है कि नहीं? 5 साल हो गए ना। तो 5 साल का टोटल करके देखें। 20 प्लस 25 प्लस 33 प्लस 30 प्लस 27 करके देखिए, आया कि नहीं आया? 135। हाँ आ गया, आया ना? हाँ। तो ये जो आया 5 साल का, मैंने कहाँ लिखा है? थर्ड ईयर के सामने, क्योंकि थर्ड ईयर क्या है? हम क्या निकालने वाले हैं? एवरेज। क्या निकालने वाले हैं? एवरेज। और 5 साल का एवरेज 5 डिवाइडेड बाय, कैसे निकाल रहे हैं? 5 साल का डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो 5 साल का एवरेज कहाँ लिख रहे हैं हम? थर्ड ईयर के सामने। ऐसे ही आप फिर नेक्स्ट 5 ईयर का निकालिए। नेक्स्ट 5 ईयर कौन से हो गए? मतलब ये नहीं कि 5 साल छोड़ के निकालना है। नेक्स्ट 5 ईयर मतलब 1983, 83 से शुरुआत कीजिए। 83, 84, 85, 86, 87। समझ आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा लंबा काम है, थोड़ा सा ध्यान से करना होगा, क्योंकि अगर एक भी साल, एक भी ईयर आपने ऊपर नीचे करा तो डाटा गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो सकता है हमारा, है ना? तो इस तरीके से आप 5-5 साल का टोटल लेकर करते जाएंगे और फिर उनका क्या करेंगे बच्चे? एवरेज करेंगे। क्या करेंगे? एवरेज। देखिए नेक्स्ट कॉलम आपको दिख रहा है ना, 5 इयर्स मूविंग एवरेज। क्या किया है मैंने? 5 इयर्स मूविंग एवरेज। अभी तो मैंने सिर्फ टोटल लिया था, मैंने क्या बोला था? टोटल लेना है। नेक्स्ट कॉलम में मैंने एवरेज किया है। भाई किससे करेंगे? अगर आप 5 साल का टोटल कर रहे हो तो डिवाइड किससे करोगे? 5 से ही तो करोगे ना। तो मैंने क्या करा? 135 डिवाइडेड बाय 5 और आंसर कितना आ रहा है? 27। कितना आ रहा है? 27। निकाल देंगे कि नहीं? हो जाएगा। तो ये आपका 5 ईयर मूविंग एवरेज मेथड है। मूविंग एवरेज 3 ईयर, 5, 7, जो भी आपको क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसको निकालना होगा। ये लास्ट मेथड है आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड। कौन सा? लीस्ट स्क्वायर मेथड। दिस मेथड इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन प्रैक्टिस। मोस्ट वाइडली यूज्ड इन प्रैक्टिस। दिस मेथड इज अप्लाइड, अ ट्रेंड लाइन इज फिटेड टू डाटा सच दैट टू कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। देखिए इसको थोड़ा समझना होगा बच्चे। इसमें ट्रेंड लाइन बनाई जाती है और 2 कंडीशंस को हमें सैटिस्फाई करना होता है। 2 कंडीशंस कौन सी हैं? सम ऑफ डेविएशन ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ y एंड कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y इज 0। जो वैल्यूज दी होती है ना y की और जो आप निकालते हैं वो 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। और उनका जो स्क्वायर होगा, वैल्यूज का जो स्क्वायर होगा वो एटलीस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एटलीस्ट, कम से कम। देखिए ये एक इक्वेशन बनती है हमारे यहाँ। कौन सी इक्वेशन? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है लीस्ट स्क्वायर। y c इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। व्हाट इज y? y इज द ट्रेंड वैल्यू जो हमें निकालनी है। x क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। a तो कांस्टेंट होता है, b जो होता है वो भी कांस्टेंट होता है। तो निकालना क्या है? x। नाउ व्हाट इज x? x हम बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं क्या? हाँ, वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं बच्चे। एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन सा होता है? जो दूसरे पे डिपेंड होता है, जो किसी और के चेंज होने से चेंज होता है। और इंडिपेंडेंट कौन सा होता है? जो दूसरे से इफेक्ट नहीं होता है। जैसे हम एग्जांपल लें डिमांड एंड प्राइस।
प्राइस इंडिपेंडेंट है, प्राइस बढ़ सकते हैं, मगर जो डिमांड है वो कैसे इफेक्ट हो रही है, प्राइस की वजह से इफेक्ट हो रही है। प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड रिड्यूस हो रही है। सो डिमांड क्या हो गई, डिपेंडेंट हो गई। किसके ऊपर डिपेंड हो गई, प्राइस के ऊपर डिपेंड है। समझ रहे हैं? तो ये देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड एंड एस्टिमेट द ट्रेंड वैल्यू फॉर 1996। कुछ डाटा दिया हुआ है आपको 1991 से लेकर 1995 तक का डाटा है, और आपको निकालना क्या है, ट्रेंड वैल्यू 1996 का निकालने को बोला गया है। तो कैसे निकाला है देखें। हाँ ये देखिए, निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे बच्चे, सामने दिख रहा है। मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन दिखा रही हूँ, वैल्यूज को नोट डाउन कर लीजिए। प्रोडक्शन दिया हुआ है 1991 में प्रोडक्शन है 8, 92 में 9, 93 में 8, 94 में 9, 95 में 16 दिया गया है। एंड सॉल्यूशन में देखिए ना, सब कुछ दिया हुआ है कि नहीं, दिख रहा है। ये आपका फर्स्ट कॉलम है ईयर का, सेकंड कॉलम है डेविएशंस का, थर्ड कॉलम है वाई। हमारी इक्वेशन क्या है, ध्यान है ना, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ये डेविएशन निकालने का है, ये पूरी जो इक्वेशन है वो बनाने के लिए हमने किया है। कितना है हमारा जो डाटा था वो क्या था बच्चे, डाटा क्या लिखा था हमने, 8, 9, 8, 9, 16 ये लिखा हुआ देखिए y का 8, 9, 8, 9, 16 लिखा हुआ है कि नहीं, हाँ लिखा हुआ है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, आपकी कुछ डेविएशंस हैं। ईयर क्या है 1990, उससे डेविएशंस 1, 1990 से 1991 कितना दूर है, एक साल दूर है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखा कि नहीं लिखा, लिख दिया। तो अब हमने क्या करा, अब हमने x को और जो y दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, y, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई, क्या आ गया, एक्स वाई आ गया, और फिर x का स्क्वायर ले लिया, हो गया जी। तो अब आप अपनी इक्वेशन में जाके इसको लिख दीजिए, क्या करिए, इसको लिख दीजिए। दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए ये इक्वेशन है, आपको दिख रही है स्क्रीन पर। ये इस तरीके से इक्वेशन बनेगी और लीस्ट स्क्वायर मेथड में अप्लाई हो जाएगी। थोड़ा सा आपको लगेगा कि एकदम से समझ नहीं आ रहा, आराम से आप अपनी बुक्स में से देखेंगे तो ये इक्वेशन भी समझ आएगी और इसको बनाने का, करने का तरीका भी समझ में आएगा। इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। देखिए दोबारा से देखिए, y दिख रहा है आपको, x दिख रहा है, कौन कौन से कॉलम है, x y निकाला, x स्क्वायर निकाला, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स निकाला, हाँ निकाल दिया। तो ये सारा हमने विद द हेल्प ऑफ 2 इक्वेशन निकाला है। कौन सी 2 इक्वेशन है, ये है 2 इक्वेशन, सिग्मा y इज इक्वल टू na प्लस b सिग्मा x एंड सिग्मा x y इज इक्वल टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर। ये इक्वेशंस की हेल्प से हमने अपना डाटा निकाल दिया है। तो निकल गया हमारा आंसर पूरा। हाँ ये देखिए, ये दिख रहा है बच्चे आपको स्क्रीन पे, हमने ये पूरा आंसर सॉल्व किया हुआ है। जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास y और a जो एक हमने निकाला था और लिया था 1996 का, हमें किसका निकालना था, 1996 का, मतलब क्या, 91, 92, 93, 94, 95 इनका डाटा गिवन है, 96 का निकाल के बताना था। तो on the basis of the previous data of year 91 to 1995, we found the trend line for 1996। 1996 के लिए मैंने ट्रेंड लाइन यूज करते हुए डाटा निकाल के दिखा दिया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, एकदम से नहीं आएगा। थोड़ा सा देखिए, इक्वेशंस है, मल्टीप्लाई करना होगा, सॉल्व करना होगा, लीनियर इक्वेशंस बन रही हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, डोंट बी वरी, ये आराम से आपका हो जाएगा। आपकी बुक्स में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना। अब ये शिफ्टिंग वगैरह हमें अभी नहीं देखना, हमें सिर्फ अपना ट्रेंड निकालना है। पैराबोलिक कर्व भी हमारे यहाँ अभी नहीं है, ये अभी आपको नहीं देखना होगा। अभी हर जगह ये 3rd डिग्री, आप देखिए जो ये सीजनल है, अगेन उसमें कुछ मेथड है, बट ये मेथड सारे सेम चलेंगे बच्चे, सेम मेथड्स हैं। आप देखिए लीस्ट स्क्वायर और ये सारे मेथड सेम ही चलेंगे, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, मैं आपको आपकी बुक से भी आपका दिखा देती हूँ। टाइम सीरीज ये
जो है ना SQL की सोल ये जो करते हैं ये सारे गिवन है। मूवी एवरेज मेथड, कौन कौन से मेथड है? मूवी एवरेज मेथड एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड, दो मेथड हैं। मेथड आपको आपकी बुक्स में मिल जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बहुत अच्छे से आप यहाँ पे से कर पाएंगे। फिर में हाँ जी बच्चे देखिए, अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो हम लोगों ने अभी मैंने आपको बुक दिखाई है, आपकी बुक में ये लीस्ट स्क्वायर का क्वेश्चन गिवन है। लास्ट टाइम अभी मैंने आपको बताया ना लीस्ट स्क्वायर क्या है, लीस्ट स्क्वायर का ये क्वेश्चन गिवन है। आप यहाँ सर देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये देखिए इक्वेशन बनाकर दी गई है, सिग्मा y इज इक्वल। हाँ जी मैम। मैम अपना आपका डेस्कटॉप लाइव नहीं हो रहा, डेस्कटॉप लाइव कीजिए। हाँ, लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये लीस्ट स्क्वायर मेथड आपका काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस भी काफी रहते हैं, इसमें ध्यान से समझना होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चे। देखिए ये आपका एक एग्जांपल है जिसमें बोला गया है फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड ऑन द फॉलोइंग डाटा। कौन कौन से ईयर दिए गए हैं? 1996, 97, 98, 99, 2000, ये सारे आपके ईयर वाइज दिया गया है। और ये क्या दिया गया है? वाई। देखो क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है वाई है, ये क्या है? वाई। तो ये एक कॉलम बनाइए ईयर वाइज वाई, एंड देन आप निकालेंगे, इसमें क्या निकालना है बच्चे? हमारी इक्वेशन देखिए क्या बनाते हैं, इक्वेशन क्या है? सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना। तो इसी जो भी आपको निकालना है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने कॉलम्स को प्लान करिए। किसको करिए? कॉलम्स को प्लान करिए कि मुझे कौन कौन से कॉलम्स बनाने होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कॉलम्स को बनाएंगे। और यहाँ से इस इक्वेशन में इस वैल्यूज को जो आपने निकाली होंगी ना, देखिए ये वैल्यूज आई हैं आपकी, तो इन वैल्यूज को पुट डाउन करेंगे आप अपनी इक्वेशंस में। सिग्मा y इज इक्वल टू एन, जो भी आपको वैल्यूज देनी है, और इस तरीके से आपका एक टेबल बनकर आएगा, और यहाँ से आपका ट्रेंड लाइन निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? ट्रेंड लाइन। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा ट्रेंड लाइन का आंसर। अब आप इसमें ये कर सकते हैं बच्चे, यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन है, प्लीज इसमें से जरूर प्रैक्टिस करिए ताकि आपको इसमें से समझ आ सके कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बेसिकली दो ही मेथड से, ध्यान से देखिएगा, लीस्ट स्क्वायर और पहला कौन सा था? फ्री हैंड वाला सिखाया था ना मैंने आपको। ये देखिए ये वाली इक्वेशन मैंने आपको अभी अपनी प्रेजेंटेशन में भी शो करी थी। इस इक्वेशन के थ्रू ही लीस्ट स्क्वायर मेथड का आपका पूरा ये सॉल्व होगा। ध्यान से देखिएगा, मेथड ऑफ मेजरिंग, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, और कौन सा? लीस्ट स्क्वायर मेथड। दो मेथड है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि मैम सिलेबस कौन सा है, कौन से मेथड आने वाले हैं, कितना टॉपिक आने वाला है। आप अपनी सोल की, आपके पास तो डैशबोर्ड का भी एक्सेस है ना, आप उसमें जाके अपना चेक करिए, नहीं तो आप DU दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर भी सिलेबस को चेक कर सकते हैं। और अदरवाइज तो मोस्टली बच्चे किसी ना किसी ग्रुप में किसी ना किसी टीचर के साथ ऐड है। अगर आपको फिर भी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप उन टीचर, कंसर्न टीचर से, नहीं तो आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की वेबसाइट से उनके कॉल करके वहाँ पर अपना सिलेबस से रिगार्डिंग जो भी आपको प्रॉब्लम है आप वो क्लियर कर सकते हैं। मैथ्स में भी कई बच्चों ने पूछा था कि क्या इंटीग्रेशन है, मैंने क्लास शुरू होते ही सिलेबस दिखा दिया था बच्चे, इंटीग्रेशन नहीं है, हमारे टॉपिक इंटीग्रेशन नहीं था उसमें। तो प्लीज आप अपने सिलेबस को लेकर कंफ्यूजन मत करिए क्रिएट, सिलेबस को ध्यान से देखिए, वेबसाइट पे अवेलेबल है सिलेबस आपका। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि क्या हमें सारे मेथड करने होंगे, कितने मेथड्स होंगे? नहीं, सारे मेथड्स नहीं है हमारे यहाँ, जितना हमारा सिलेबस हमें बोलता है हमें उतना ही फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना होगा। तो यहाँ पर भी हमारे ट्रेंड को मेजर करने के, टाइम सीरीज को मेजर करने के कितने मेथड गिवन हैं? दो मेथड, मूविंग एवरेज और लीस्ट स्क्वायर। ठीक है ना,
तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक किए हैं बच्चे? आज हमने किया है एक इंडेक्स नंबर, कौन सा किया था हमने? इंडेक्स नंबर। और कौन सा किया है हमने? टाइम सीरीज। देखिए ये इंडेक्स नंबर था, बहुत इजी लगा है आपको इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में बहुत ज्यादा फॉर्मूले, इजी है फॉर्मूले, इसमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं, फुल स्कोर आ जाएगा। और दूसरा हमने कौन सा टॉपिक किया है आज? टाइम सीरीज। कौन सा किया है? टाइम सीरीज, ठीक है ना। तो ये हमारा था टाइम सीरीज का। आप इसमें से प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के बिना देखिए 4 तरीके के वेरिएशन मैंने आपको कंपोनेंट, चारों कंपोनेंट्स को आप अच्छे से एडिशन, ये देखिए ये सब मैंने आपको अभी करवा दिया, एडिशन वाला दिखा है कि नहीं। और इसी तरह से हमने इसमें भी किया है। तो यहाँ से आपको जो ये बुक है सारा प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। आई होप इसमें कोई होगा नहीं डाउट आपको। मैं दोबारा से आपका सिलेबस एक बार रिपीट कर रही हूँ फॉर दिस पेपर, बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। 2 पार्ट सिलेबस है, बिजनेस मैथ्स एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। यूनिट्स कवर होती हैं, मैट्रिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कैलकुलस जिसमें डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, फंक्शनल लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी था, एंड एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस पोर्शन। थर्ड था हमारा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जो हमने 5th ऑफ मे की क्लास में कवर किया था। देन हम लोगों का सेकेंड पोर्शन है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स को यूज करना। तो उसमें हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट थी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, जो हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। सेकेंड हमारा था मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जिसमें जो टूल्स हमने यूज किए थे वो थे रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन। थर्ड हमारा था कोरिलेशन रिग्रेशन, जिसमें से कुछ पोर्शन मैंने आपको कल करवाया था कोरिलेशन का। देन हम लोगों का टॉपिक था इंडेक्स नंबर, जो आज हम लोगों ने किया है इंडेक्स नंबर। एंड लास्ट था हमारा टाइम सीरीज, जो मैंने आपके सामने इस टाइम ओपन किया हुआ है टाइम सीरीज को। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप अपने सिलेबस के लिंक पर जाकर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेबस के लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। आप सीबीसीएस में एनरोल हैं तो सीबीसीएस का सिलेबस ही आपके लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो प्लीज आप उसको चेक करिए अच्छे से और उस सिलेबस को फॉलो करिए, उसमें सब कुछ गिवन है। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन हो तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के कंसर्न टीचर्स के या कंसर्न अथॉरिटीज के अपने डाउट्स को क्लियर रखिए। ठीक है बच्चे, ये मैं दोबारा से आपको एक बार मूविंग एवरेज ट्रेंड का दिखा रही हूँ। टाइम सीरीज में बच्चे कई बार कहते हैं कि हमें अच्छे से समझ नहीं आ रहा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाटा यूज होता है। प्लीज़ आप एक बार ध्यान से देखिए, अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप अपना इस डाउट को प्लीज़ क्लियर करिए। और देखिए ये मेथड्स के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी हैं, मेरी प्रेजेंटेशन में मैंने इन्हें कवर नहीं किया था। हाउएवर थ्योरी इतनी ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी कि हाँ आ सकती है, बट आपको पता एटलीस्ट ज़रूर होना चाहिए, नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कौन सा मेथड बेटर है, एंड अगर वो थोड़ा सा कम है तो उसमें लिमिटेशंस क्या हैं, क्यों हम उस मेथड को उतना बेटर नहीं बोल रहे हैं, लिमिटेशंस बता रहे हैं, तो वो लिमिटेशंस क्या हैं वो आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो 2 मेथड हमारे हो गए, मूविंग एवरेज मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड को समझना बहुत जरूरी है बच्चे, इसमें कई बार कंफ्यूज रहते हैं। देखिए मैंने ये आपको प्रेजेंटेशन में भी इक्वेशन दिखाई थी और ये मेथड आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा वाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बच्चे सबको? ये सारी इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना होगा, इसके ऊपर बेस पे आपके क्वेश्चंस भी गिवन हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन जो मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया है। बस आपको ये इक्वेशन, ये टेबल जो बना रखी है, इस टेबल को समझना है कि ये टेबल कैसे बनाई गई है, एंड देन समझने के बाद, समझ रहे ना क्या, उसको समझने के बाद देखिए वाई आपको क्वेश्चन में गिवन है, एक्स मैंने आपको बताया कैसे लेना था। आप कौन सा बेस ईयर लेते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है फर्स्ट ईयर कौन सा है, 95 है, दिख रहा है ना क्वेश्चन में दिया हुआ। तो 95 इज योर फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर क्या है 95, 0। फर्स्ट ईयर क्या हो गया 95, तो 95 से कितना दूर है, 0 दूर है। 1 2 3 4 5 ये सब निकल जाएगा। फिर x और y निकाल लीजिए, x का स्क्वायर ले लीजिए,
और ये जो आपको इक्वेशन दी गई थी उस इक्वेशन में जाके ये सारी वैल्यूज को फिट कर दीजिए। क्या करना है? वैल्यूज को फिट करना है और यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं? आ जाएगा ना। इसको ध्यान से समझना होगा। देखिए ये इक्वेशन देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू इन टू नॉर्मल इक्वेशंस वी ऑब्टेन। तो ये इक्वेशंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी बच्चे। यहाँ पर इनको इजीली सॉल्व आप कर सकते हैं। ये आप ही की बुक है जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने दी है, तो इस बुक की हेल्प से आप ये पूरा सॉल्व कर पाएंगे। एक लीस्ट स्क्वायर मेथड है, ये सेम आपका जो मैंने अभी आपको समझाया था ना, ये वही वाला मेथड है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो ये दोनों मेथड्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा इसको और ये आराम से आपका सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो ये आराम से हो जाएगा एंड आई होप आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टिल आएगी तो आप इसमें क्वेश्चन आंसर्स में देख लीजिए। अगर अभी टेक्निकल रीजन की वजह से पता नहीं क्यों मैं उसमें देख नहीं पा रही हूँ, बट आई जस्ट होप कि आपको ये सारा कुछ क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बच्चे एंड फॉर योर प्रिपरेशन। प्लीज अच्छे से करिए सब कुछ, ठीक है। थैंक यू सो मच।